ये वर्ल्ड है जहाँ पर कि हर कोई केवल मैजिक यूज करता है। ये पूरी तरह से मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ पर हर कोई अपने रूटीन के लिए, अपने काम करने के लिए या फिर वर्क पर जाए केवल मैजिक से ही सब काम कर रहे होते हैं। इस वर्ल्ड में केवल मैजिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन इधर कोई होता है जो कि नेचर के भी खिलाफ जाकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसकी ट्रेनिंग अलग लेवल पर चल रही होती है। इसका नाम होता है मास, जो कि अपने पॉप के साथ रहता है, जिनकी एज 75 ईयर्स होती है। अपनी पीसफुल लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें देखते हैं तो उनका दरवाज़ा होता है टूट गया होता है। वे शॉक्ड रह जाते हैं कि मास ने आखिर से दरवाजा क्यों तोड़ दिया और उस पर येल करते हैं, चिल्लाते हैं। वह उसे माफ़ी मांगता है कि गलती से उसने तोड़ दी, उसे नहीं पता था बाहर खोलना है अंदर की तरफ। इतना क्यूट चेहरा देखकर और काइंड देखकर उसे माफ़ कर देते हैं। वे कहते हैं फिक्स कर दूंगा, लेकिन फिक्स करने के चक्कर में दोबारा से वे तोड़ देता है। वे कहते हैं ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। उन्हें पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता है। वे देखते हैं कि वे सच में काफ़ी अधिक काइंड भी है। वह कहता है आखिर वह केवल फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करता है मैजिक सीखने के बजाय। उन्हें पता है कि आखिर वह मैजिक नहीं यूज कर सकता इसीलिए, लेकिन वे उससे कहना नहीं चाहते हैं कि अगर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं एक वार्निंग देते हुए कि सिटी के अंदर तुम्हें नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह भी उनकी बात सुनता है और कहता है ठीक है, लेकिन वह रुक कैसे सकता है, बिकॉज उसको तो क्रीम पफ चाहिए होते हैं जो कि उसके लिए अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं। आ जाता है सिटी में एक हुड पहन कर, लेकिन वहाँ पर सारे लोग होते हैं केवल मैजिक यूज कर रहे होते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन वाला लग भी रहा होता है, बिकॉज वह नहीं कर सकता। क्रीम पफ की दुकान पर आ जाता है जहाँ पर कि वह उससे कुछ क्रीम पफ मांगता है, लेकिन पैसे देने के बजाय थोड़ा एक्साइटेड होने से उसको फोल्ड कर देता है पैसों को। शॉप ओनर शॉक्ड रह जाता है देखकर। वह कहता ओह माफ़ करना, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसीलिए वह दोबारा से पैसे लेता है और दोबारा से अनफोल्ड कर देता है, यानी बिल्कुल सेम, जिससे तो शॉप ओनर की हालत ही ख़राब हो गई होती है। जब जा रहा होता है तो हवा की वजह से उसकी हुड उतर जाती है और सारे लोग देखने लगते हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग होता है, लेकिन कोई भी कुछ उससे कुछ नहीं कह रहा होता है। पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है डिवाइन विजनरी के बारे में। एक स्टूडेंट है जो डिवाइन बन गया है, लेकिन वो उससे जेलस होता है, अपनी किस्मत को इस तरह से कोस रहा होता है। लेकिन देखता है जेल में वहीं पर एक बंदा भी पड़ा होता है जिसको इसने काफ़ी में टॉर्चर किया गया होता है और कह रहा होता है उसे छोड़ने के लिए, लेकिन वह कहता नहीं, अभी तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता बिकॉज वह एक क्रिमिनल होता है। इधर वहाँ से कॉल आती है और बताया जाता है एक बंदा सिटी में घूम रहा है जिसके चेहरे पर मैजिक मार्क नहीं है, जो कि मार्च से जा रहा होता है तो उसके सामने एक बंदा आता है जिससे उसकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है, पुलिस वाला होता है। उससे कहता है आखिर इसके बारे में तुम क्या तुम देख कर नहीं चल सकते। मैं कहता उसके बदले में उसको आधा क्रीम पफ दे सकता है, यानी आधा। वह उसको इंसल्ट करता है, क्रीम पफ फेंक देता है और कहता है हे आखिर तुम क्या कह रहे हो, और उससे और ज़्यादा चिल्लाने लगता है। फिर उसकी यूनिफॉर्म पकड़ के खींच लेता है। वह बस उसको उतार कर साफ करके देना चाहता था, लेकिन उसकी गलती से सब फाड़ी देता है। वहाँ पर वह ऑफिसर भी आ जाता है ब्रैड और कहता है ओह तो तुम हो जिसके बारे में रिपोर्ट मिली थी, जिसके चेहरे पर कोई मैजिक मार्क नहीं है। लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वह उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन पॉप उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है पहले ही। ब्रैड कहता है ठीक है, काफ़ी एक्साइटेड होने वाला ये कहकर एक ट्रैकर बर्ड भेज देता है जिससे कि उन्हें ट्रैक कर सके। पॉप कहता है घर जाने के बाद कि आखिर तुम सिटी में क्यों गए, तुमसे इतना मना करने के बाद भी। उसे माफ़ी मांगता है और वो इतने ज़्यादा काइंड होता है कि उसे माफ़ कर देता है, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर सुबह का ट्रेनिंग रूटीन दोबारा करने को कहता है। वो उसको क्रीम पफ दे देता है और कहता है ठीक है। और जब दरवाजे की तरफ जाता है तो पप को पता होता है कि ये बंदा फिर से तोड़ देगा, इसीलिए खुद ही जाकर दरवाज़ा तोड़ता है, बिकॉज उसे पता है कि सचिन बहुत ज़्यादा काइंड है और बहुत ज़्यादा ही ओबीडेंट भी है। लेकिन वे इतने ज़्यादा काइंड है, उसको हमेशा उसको प्रोटेक्ट करके रखना होगा, बिकॉज मैजिशियंस हैं वो उसको इस तरह से जीने नहीं देंगे। लेकिन अभी उनको इसके बारे में पता चल गया है, इसीलिए इस जगह को जाकर छोड़कर जाना होगा उसे। बाहर देखता है तो ट्रैकर बर्ड होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है ब्रैड, जिसके पास 2 पुलिस वाले भी होते हैं। इधर मास होता है अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कि इतनी ज़्यादा मतलब कैसे ट्रेनिंग कर रहा होता है, सब लोग शॉक्ड होते हैं उसकी ट्रेनिंग से, या फिर कैसे कोई कर कह सकता है। ट्रेन के बाद वापस आता है तो इधर दिखाया था ब्रैड पॉप से कह रहा होता है कि तुमने एक ऐसे बंदे को छुपा कर रखा जिसके ऊपर मैजिक मार्क नहीं है, जो कि सच में एक क्राइम है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसे हैंड ओवर करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन पॉप कहता है कि मर जाएगा, लेकिन वह मास को हवाले नहीं करेगा। उसकी पास्ट के बारे में बताता है कि पास्ट से ही उसको बहुत ज़्यादा यूजलेस माना गया है और इसीलिए वह एक दिन अपने आप को ख़त्म करने वाला था। लेकिन बच्चा रोते सुनकर वो उसे ले लेता है और सोचता है कि अब वह उसको हमेशा ही अपने साथ रखेगा। लेकिन वह कहता है उसे नहीं, उसे बचा कर रहेगा। तभी मास आता है और इस बंदे ऊपर पंच अटैक करता है, दूसरी यूनिफॉर्म फाड़ देता है और कंटिन्यूसली वो उस पर स्लैप करता रहता है। उसके ग्रैंडपा पॉप कहते हैं हे तुम से मैंने जाने के लिए कहा तो तुम क्यों नहीं गए। तो वह कहता है सॉरी ग्रैंडपा, लेकिन मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हूँ। इधर ब्रैड कहता है उस पर अटैक करने के लिए, जिस अटैक से तो उसने ड्रैगन को भी मारा था।
लेकिन जब अटैक करता है तो मास एक हाथ से उसको साइड में कर देता है, उससे पावरफुल अटैक करता है तो उसके साथ सेम भी करता है। लेकिन तभी इस तरह से अटैक करता है जिसे वो वॉलीबॉल की तरह यूज करता है उस अटैक को। इस तरह से कई अटैक करता है, लेकिन वो उन अटैक के साथ में खेलने लगता है उन पावर के साथ में। फिर एक स्टिक उठा लेता है और उसको फेंक देता है, जिससे कि उसके मैजिक बैरियर भी टूट जाता है। और अब इसको कहता है हाँ ठीक है, मैं तुमसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन यदि तुम एक मैजिक डिवाइनरी बन गए तो उसके बाद तुम आराम से जी सकते हो जैसे चाहो वैसे, मुझे बस पैसे से मतलब है। वह भी उसके प्रपोजल को मान लेता है। इधर दिखाया था मैजिक एकेडमी, जो कि सबसे बेस्ट मैजिक एकेडमी होती है, जहाँ पर कि एक साल में एक ही सिल्वर डिवाइन मैजिक डिवाइन बिजली निकलता है। और इस स्कूल में जो डिवाइन मतलब अभी इंट्रेंस होने वाला है सच में काफ़ी हार्ड होने वाला है, बिकॉज इसमें केवल 3% लोग ही हैं जो कि सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी परफेक्ट मैजिक पावर के लिए। जहाँ पर कि जो मिनिस्टर होता है, एग्जामिनर मिनिस्टर, वही सब देख रहा होता है, सारी स्टूडेंट को एग्जामिन कर रहा होता है कि आखिर सारे लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा है जो कि इस तरह से आयन से खेल रहा है कि सच में फिजिकल ट्रेनिंग करना यहाँ जरूरी है इस एग्जाम के दौरान भी। शायद उसने गलत देखा होगा, लेकिन ये गलत नहीं सच था। इधर वह इस तरह से देखता और कहता सच में पता नहीं सच क्या दिक्कत है, लेकिन दिखाया था ब्रैड और पॉप दोनों भी ये सब देख रहे होते हैं। इधर वह बंदा होता है, कहता चल तो अभी टेस्ट देने की बारी आई है, लेकिन वह कभी पास नहीं होगा। इस तरह से एक हीरो एक एंट्री मारता है और कहता तुम सभी लोगों का वेलकम है यहाँ पर, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। सारे लोग बहुत ज़्यादा उसकी एंट्री से खुश होती हैं, लेकिन मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। तो वह कहता ओ आखिर ये भी ना, उसे इरिटेट होने लगता है। वह कहता है ठीक है, तो तुम सभी लोगों के लिए बैठने का इंतजाम किया जाए। टेस्ट के लिए वे सब इंतजाम करते हैं, लेकिन सब लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि किस तरह से इन्होंने इसे इंतजाम किया है। लेकिन अभी भी मास पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल इग्नोर मारता है। वह कहता है ये बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। इस तरह से सबको लेटर दिए जाते हैं, नहीं पेपर दिए जाते हैं, इसमें लेटर इधर उधर घूम रहे होते हैं। मैजिक द्वारा उनको उन लेटर को एक सीधी लाइन में लाना होता है, वो भी ठीक। मास बहुत गुस्से में आ गया होता है, ये सब इरिटेट होकर वह कहता है स्टॉप। गुस्से में कहते था, उसकी वजह से भी लेटर डर जाते हैं और लाइन में आ जाते हैं। वह कहता है मेरा एग्जाम पूरा हो गया है। वह कहता आखिर ये कैसे हो सकता है, बिकॉज मास को तो फेल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका जो एग्जाम होता है परफेक्ट होता है। इस तरह से कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिसको वह आराम से धीरे धीरे करके पास करता जाता है, यहाँ तक कि पानी पर भी दौड़ रहा होता है, जिससे कि काफ़ी लोग शॉकिंग होते हैं। वह बंदा जिसका नाम क्लॉक होता है वह सच में सोचता है कि आखिर कैसे हो सकता है, लेकिन वह आगे चल के फेल जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम होता है एक ब्लू लैया से बाहर निकलना, जो कि टाइम पे वहाँ से निकल पाएंगे वही उससे पास हो पाएंगे। वह कहती सच में काफ़ी ईजी एग्जाम है। एक लड़की आती जिसका नाम लेमन होता है, वह उसके साथ में जाने के लिए कहती है, लेकिन जब ये साथ में जा रही होती हैं तो हर ट्रैप में फंस रही होती है, इसलिए मास्क की उसकी हेल्प करनी पड़ रही होती है। हर एक ट्रैप में फंस रही होती है, वे ये सब चाल जानबूझ के चल रही होती है जैसे कि वह मास्क को यहाँ पे हिलका के रख सके। और वह कहती ठीक है, ये कहकर वो उसको बांध देती है और कहती माफ़ करना, उसको अपनी फैमिली के लिए एग्जाम पास करना होगा, इसलिए मास्क को बांध देती है। मास्क कहता ओ थी सब चाल थी, ठीक है, वो उसको आज़ाद कर लेता और कहता मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसके जाते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा मोस्टर आ जाता है, एक बंदा जो कि उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाती है। हेल्प के लिए चिल्लाना चाहती है, लेकिन सोचती है कि आखिर वो कैसा कर सकती है, बिकॉज उसने तो मार्स को भी धोखा दिया था इतनी हेल्प करने के बावजूद। जैसी बात उसका अटैक करने को होता है, लेकिन वह आकर फिर से उसे पंच मारता है और वह कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने बस अपने आप को जीतने के लिए ये सब किया था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इधर दिखाया था एंड हो गया होता है, तो वह भी आ गया होता है टाइम एंड से पहले ही, लेकिन वह सारी दीवारों को एक स्ट्रेट फॉर्म में तोड़ते हुए आया होता है। सारी फ्रेंड्स कहती हैं ये सब एक ठीक तरह से उसने एग्जाम पास नहीं किया, इसलिए उसको फेल कर देना चाहिए। वह भी बंदा भी उस पर गुस्सा हो रहा है, लेमन होती है उसको भी बात पसंद नहीं होती है। सारे स्टूडेंट्स बस उसको एक्सपेल करवाना चाह रहे होते, फेल करवाना चाह रहे होते। वह सोच रहा होता है कि सच में उसने मेडिक के लिए प्रपोज किया होता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, उसने उसको फुली रिजेक्ट मार दिया। इधर क्लॉक कहता है ठीक है, उसके साथ में वह एक चैलेंज करने वाला है, लेकिन उसमें वह नहीं हारेगा। लेकिन आकर वो उसकी स्टिकी तोड़ देता है। जब मैजिक यूज करने से पहले इस पर शौक रह जाता है। वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोगों का एग्जाम अभी एंड होता है, और वह मास्क को अपने साथ लिवा कर ले जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर वह अकेडमी एडमिशन क्यों लेना चाहता, तो बताता है कि अपनी फैमिली के साथ पीस के साथ रहना चाहता है। पूछते आखिर उसने उस गर्ल को लेवल क्यों चाहा, तो बताता है क्योंकि वह शायद बाद में रिग्रेट करता। वह सोचने लगता है साथ ही ऐसा बंदा है जो लोगों की मदद कर सकता है, जिसकी उसे तलाश थी, सच में ऐसा बन सकता है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट मिलने वाले हैं, इसलिए उसको चेक करना होगा। ये कहकर स्पेल यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर एक डॉल होती है जिसकी वजह से उसके ग्रैंड पावर लुढ़क जाते हैं। वे उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक करता है स्पाइक पर। उसे कुछ नहीं होता है, तो वो अपने हाथों से स्पाइक को रोकने लगता है किसी भी हेल्प के लिए। वे कहते हैं सच में तुम काफ़ी अच्छी हो, तुम किसी भी कमज़ोर व्यक्ति हो उसकी हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर पास किया जाता है। और ये मैजिक वगैरह होता है उसे हटा देते हैं और कहते हैं माफ़ करना है इस ट्रिक को यूज करने के लिए। पॉप भी जाग जाते हैं। वे कहते हैं ठीक है, तुम अकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। और अभी क्लास का टाइम होता है, टीचर बताते हैं किस तरह से लॉक खोला जाता है, लेकिन बस वो ऐसे ही तोड़ देता है। टीचर उसको कहती है आखिर तुम कैसे कर सकते हो, भड़कने लगती हैं। उसके पास फिन होता है, वह भी ये सब देखकर शौक रह गया होता है।
इधर 302 जब फिन अपने रूम में पहुंचता है, इसका दरवाज़ा ही नहीं होता है, तो देखता है कि पहले से ही मार्स ने उसका दरवाजा उखेड़ लिया, तभी उसे नहीं पता कैसे खुलता है। वो उससे कहता है उसका नाम मार्स है। वह बंदा काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन जो मार्स होता है वो तो हमेशा ही मतलब क्रीम पफ सिखाता रहता है। कहता है कि उसका नेक्स्ट टेस्ट होने आया फ्लाइंग के लिए, इसलिए अपनी ब्रूम उसको तैयार कर लेना चाहिए। वह कहता उसके पास ब्रूम नहीं है। कहता कि आखिर कैसे हो सकता है मैजिशियन बिना ब्रूम के। ठीक है, वह अपनी उसके लिए टाइम के लिए दे देगा। नेक्स्ट उनका टेस्ट होने वाला होता है फ्लाइंग के लिए। टीचर बताती हैं तुम्हें कहना होगा फ्लाई, जिसके जैसे तुम्हारी जो ब्रूम है तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। सब लोग परफेक्टली कर लेते हैं, सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन ये क्या, मास्क की तो हाथ में आ ही नहीं रही होती है ब्रूम। लेकिन वह कहता ठीक है, लेकिन तभी उस पर किक मारता है जिससे ऊपर आ जाती है और कहता है ब्रूम। सारे लोग शौक रह जाते हैं। सब लोग से कहते हैं ठीक है, तुम्हें फ्लाई के लिए फास्ट करना होगा, फास्ट के लिए तुम फास्ट कहना होगा। सब लोग समझा देती है। एक बंदा उसके पास खड़ा होता है, वो उससे कहता है उसे चैलेंज करने के लिए स्पीड के तौर पर, और बिकॉज वो उसको आसानी से हरा सकता है सोच रहा होता है। मास उस मैच को एक्सेप्ट करता है, इसलिए टीचर खुद उस मैच को करवाने वाली होती हैं। वह सोच रहा होता है वह आसानी से हरा देगा, बिकॉज बच्चा था तब से वह ब्रूम को उड़ाता आ रहा है, कोई भी उसे नहीं हरा सकता। जैसे भी कहती है स्टार्ट, मार्स पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंच चुका होता है। टीचर भी शौक होती है स्पीड को देखकर, लेकिन उसने पहले ब्रूम को फेंका था और जंप करके उसको बैठ जाता है। किसी को कुछ पता चलने से पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंच गया था इसलिए। लेकिन वह बंदा तो काफ़ी शौक होता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, और उससे कह रहा होता नहीं तुमने कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक बंदा उसके मुंह को बंद कर देता है ज़्यादा बोलने की वजह से। जो बंदा होता है सामने तरफ आता है, इसका नाम होता है लॉयल कैबियर, लेकिन वह उसको सिर्फ कैबिज नाम ही सुनता है जो कि एक सब्जी होती है। वह बंदा काफ़ी गुस्सा में आता है, लेकिन कहता है कॉलेज के बाद यानी क्लास के बाद मिलने के लिए। उसे पता नहीं वो क्या कह रहा है। इधर वह बंदा के पास में लॉय जाता है और उससे कहता है तुम हार कह सकते हो मास से। उसके हाथ में ब्लड लगा होता है, लेकिन सोच रहा होता है कि खेलने के लिए उसे कोई और भी अब मिल चुका है। और जब जा रहे होते हैं फिर उसे बताता है कि लॉयल है मैजिक ऑफ डिवाइनरी के एक बड़े ऑफिसर का सन है, जिसकी वजह से कोई उसे पंगा नहीं लेने चाहता है। और यहाँ तक कि आगे जो वाइस प्रिंसिपल है वह भी उससे रिलेटेड है। यदि कोई भी कुछ करता है लॉयल के साथ में या उससे कुछ बदतमीजी भी करता है, तो उसकी वजह से उसको डायरेक्ट एक्सपेल कर दिया जाता है वाइस प्रिंसिपल द्वारा, इसलिए कोई भी उसे पंगा नहीं लेना चाहता है। उसके बाद सबको जो बता देता है, वह आ जाता है और क्रीम पफ्स बनाने लगता है, जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहा था। लेकिन मैं सोचता है कि शायद हमें कुछ तो भूल गया है ना, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रही होती है। कोई और नहीं लॉयल होता है जिसको वह भूल गया होता है मिलने के लिए। लेकिन जब क्लास में नेक्स्ट डे जाता है, उसकी किताब फटी हुई होती है, तो लॉय आता है और कहता है आखिर तुम कल क्यों नहीं आए थे। मैं कहता है वह बस क्रीम पफ्स बना रहा था, जो कि वह सच बोल रहा होता है। कहते हैं ऐसा है क्या, यदि तुम डिवाइन बिजली नहीं बनना चाहते तो उसके लिए वो कुछ काम दे सकता है जिसे वह कर सकता है। हाँ, मास भी डिवाइन बिजली नहीं बनना चाहता है वैसे असल में तो, इसलिए वह जो काम देता है उसे कर देता है। और फिर वह कहता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है अपने। लेकिन नेक्स्ट डे जब देखता है तो फिर से उसकी किताब फटी हुई होती है, और वह फिर से कहता है हेल्प के लिए, अपनी बुक दिखाने के लिए। और उसे कहता है कि उसने अपनी ब्रूड भी उसे कल दी थी, सच में काफ़ी अच्छा उसका फ्रेंड है, तो सच में काफ़ी मतलब अच्छा है, काइंड भी है। लेकिन दिखाया जाता है वह काफ़ी सारी मुसीबतें उसके खड़ी कर रहा होता है, जैसे ग्राउंड को फ्लोर भी करवा रहा होता है साफ़। वह उसे साफ़ करता है काफ़ी अच्छे से, लेकिन उसे याद आता है कि उसने फिन की बुक तो लौटा ही नहीं है। उसकी बुक लाटने लाने के लिए जाता है। इधर दिखाया था फिन को लॉ मिला होता है, जो कि कह रहा होता है उससे अब उसके मतलब कपड़े फाड़ने के लिए, बिकॉज पहले तो उसने ये बुक भटवाई थी, जो कि फिन ने मार्स की सारी बुक्स फाड़ी थी, लेकिन अब वह उसके कपड़े नहीं जला सकता है, तो उसको वह पनिश करने लगता है मैजिक द्वारा। वहाँ पर जब मार्स पहुँचता है तो उसे माफ़ी मांगता है कि उसने उसकी सारी बुक्स थी वो फाड़ी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। इससे वह गुस्से में आता है और लॉ सीधे जाकर लॉ को उसके सिर को पकड़कर ग्राउंड में मार देता है, जिससे वह काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। उसे पता चलता है हाँ उससे तो भी एक्सपेल भी हो सकता है, इस पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल भी आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि सब किसने किया है। वे किसी बात को ना जानते हुए सीधे डायरेक्ट कहते हैं कि उसको इसकी तो पनिशमेंट मिलने वाली है। लेकिन उसकी बकवास सुनने से पहले उसे एक किक मारता है। वह कहता है ठीक है अब ये सब ठीक रहेगा ना। वह कहते हैं तुम्हें पनिशमेंट, लेकिन उससे पहले आकर उसके ऊपर डर्ट मारता है, जिसकी वजह से वो और बोलने को होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो उसको एक गड्ढे में दबा देता है। वो उसे एक्सपेल करने की कहते हैं किसी टाइम कर सकते हैं, लेकिन वह कहता है वह किसी टाइम तुम्हें बरी कर सकता है। और ये सब करने की वजह से उसको डिसिप्लिनरी हॉल में बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें एक्सपेल किया जाएगा। लेकिन सोचते हैं कि शायद मास ने कुछ नहीं किया, इसीलिए वह उसको जला देते हैं, बिकॉज उससे पता है कितना काइंड है, उसने गलत नहीं किया होगा। वह उससे बताते हैं कि डिवाइन विजनरी कैसे बना जाता है। उसके लिए बहुत सारे कॉइन इकट्ठे करने होंगे, जिसके बाद वह डिवाइन विजनरी के लिए कॉन्टेस्ट में जा सकता है। वह वहाँ से चला जाता है सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद। इधर दिखाया था सारे स्टूडेंट के बीच में खबर फैल जाती है जिसको कोई नहीं छू सकता, उसने माँ ने सबक सिखाया है। वहाँ एक बंदा टॉम आता है, जो कि माँ से बात करता है और कहता है सच में मेरा नाम टॉम है और तुम्हें भी डुएल खेलने के लिए आना चाहिए, जो कि एक गेम है जो कि हैरी पॉटर में भी सेम ऐसा ही था। इसमें कुछ और नहीं, बस अपोजिट टीम में गोल करना होगा, लेकिन झाड़ू पर उड़ते हुए। मास भी वहाँ पर आ गया होता है। टॉम उसके पास आता और कहता है हे मास, तुमने मुझसे कहा था इस मैच को तुम जितवाओगे है ना,
लेकिन मार्स ने कहता है उसने कब कहा था खेलने के लिए भी। वह कहता है ठीक है हाँ मुझे पता है, बस तुम्हें उसमें जाकर पार्टिसिपेट करनी होगी, और वह खुद खेलने के लिए चला जाता है। इधर सारे लोग होते हैं गोल करने लगते हैं। टॉम होता है जाता है, लेकिन जब वह खेल रहा होता है एक बंदा उस पर अटैक कर देता है और वह उस अटैक से इंजर्ड हो जाता है। वह बंदा कहता है सॉरी ये मिस्टेकली हो गया, लेकिन ये इंटेंशनली था। टीचर कहती हैं उसको 40 गोल्स करने होंगे, उसके पास टाइम बहुत कम बचा है। वह माँ से कहता है कि अब वह केवल फन के लिए खेल सकता है, बिकॉज हम लोग नहीं जीत सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास भी तैयार हो जाता है इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए और वह जंप कर देता है, और इस बार वह हवा में उड़ रहा होता है। लेकिन ये क्या, अब उड़ नहीं रहा होता, बस अपनी स्पीड से पैर चला रहा होता है हवा में रुकने के लिए। कहता ठीक है, एक पार्टिसिपेंट उसको बॉल पास करता है और कहता है गोल तो ऐसा नहीं हो पाएगा डिफेंसिव की वजह से, लेकिन वह बहुत स्पीड से फेंक देता है जिससे लोग इधर गिरने लगते हैं। जो बॉल होती है सीधी जाकर गोल होती है और उसके हाथ में वापस आ जाती है, बिकॉज वह इस तरह से राउंड साइड फेंक रहा था जिससे कि जो बॉल जाकर उसके हाथ में आए। इस तरह से वह कई सारे गोल करता रहता है और रिकॉर्ड न्यू बन जाता है 999। ये न्यू रिकॉर्ड होता है डुअल में। इसकी वजह से उसे एक सिल्वर कॉइन भी मिला होता है। इसके बाद टॉम उससे आता है और उसको थैंक्स कहता है कि आखिर तुमने कितना अच्छा गेम खेला और तुमने जिता भी दिया। इधर एक बंदा होता है जो कि न्यूज़ पढ़ रहा होता है मास के बारे में, और वह कहता है ये तो वही बंदा जो एंट्रेंस एग्जाम में था। फिर वह उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिख रहा होता है। इधर दिखाता है टॉम जो कि आकर कहता है डॉल खेलने के लिए उसके साथ में, लेकिन मार्स कहता है उसने तो कभी वादा ही नहीं किया था। इधर उसके पास में 11 आती है और उससे स्टडी करने के लिए कह रही होती है, लेकिन वहाँ पर लेंस आता है जो कि सबसे नंबर 1 क्लास में रहा था एंट्रेंस एग्जाम के दौरान। सब उसे पहचान लेते हैं और लेमन भी खास तौर से लब में पड़ी गई थी, लेकिन अभी तो उसको मार्स पसंद है। वह कहता है उन सभी के दोस्तों को कद पकड़ने के लिए कि यदि तुम उससे मिलना चाहती हो तो फॉरेस्ट में मिल जाना शाम के लिए। पहुंच गए होते हैं फॉरेस्ट में तो बताया जाता है कुछ लोगों की डबल लाइन्स भी होती हैं जिसकी वजह से वे डबल पावर यूज कर सकते हैं, यानी ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं। इधर वह भी सीम लेंस के साथ में भी है। लेंस कहता है उसके एक साथ डुअल करना होगा उसके साथ में, और प्राइज के तौर पर वे इस बोतल को देंगे और जिससे कि सिल्वर कॉइन भी, यदि उसे हरा देगा तो सिल्वर कॉइन उसे एक मिलेगा। फिर कहता है ठीक है स्टार्ट करने के लिए। तो वहाँ पर एक ग्रेविटी मैजिक यूज करता है जिसका प्रेस इतना ज़्यादा होता है पैप और ब्रेड को भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से और काफ़ी शॉक्ड भी होते हैं सीख कर। लेकिन दिखाया जाता है मास से अटैक करने जा रहा होता है लेंस पर, तो वह काफ़ी ज़्यादा काम होता है और उसके ऊपर फिर से ग्रेविटी मैजिक यूज़ करता है जिसकी वजह से वह नीचे वहीं गिर जाता है और जिसको उठ नहीं पा रहा होता है। लेंस उसे कहता है क्या सच में तुम इस तरह से फैट यूज करने वाले हो, तुम मेरे ग्रेविटी मैजिक से भी सामने टिक नहीं पा रहे हो। एक ह्यूमन कोई भी कभी भी इस मैजिक से रिलीज नहीं हो सकता है, इसीलिए तुमको मार लेनी चाहिए और सिल्वर कॉइन मुझे दे देना चाहिए, और तुम्हें डिवाइन विजन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन मास होता है वह अपना हाथ अंदर ज़मीन में घुसे देता है और जिसके बाद वह वहाँ से इसे बड़े नहीं होता है बल्कि वहाँ से एक रूट को निकाल रहा होता है और उसको खींच लेता है, जिसकी वजह से लेंस भी पीछे चला जाता है। दोबारा अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ग्रेविटी मैजिक इस बार उस पर कुछ काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए पंच मारता है जिसके पास एक लॉकेट गिरता है। जब लॉकेट खोल कर देखता है जिसके अंदर छोटी गर्ल की फोटो होती है, वह कहते हैं क्या तुम लॉलीकॉन हो, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन लेंस उसे कहता नहीं वह कोई लॉलीकॉन नहीं बल्कि वह उसकी सिस्टर की फ़ोटो है, और बताता पास्ट के बारे में उस सिस्टर को एक डिसीज हो गई थी जिससे वह अपनी मैजिक खोती जा रही थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ने के बारे में सोच लिया था, इसलिए वह डिवाइन विजन बनना चाहता है जिससे कि अपनी सिस्टर की हेल्प कर सके। एक बोतल को लेता है भाई और कहता है यदि तुम बचाना चाहते हो फ्रेंड्स को तो तुम्हें बोतल को खुद ही पकड़नी होगी, वह क्लिफ से गिराने वाला है, इसलिए मैजिक के लिए तैयार हो जाना। बस दिखाया जाता है, लेकिन मास का वह तो रनिंग के लिए तैयार होता है। मैं शॉक्ड रहता हूँ उसकी पोज को देखकर, जैसे वो बोतल को नीचे छोड़ता है और ग्रेविटी मैजिक के साथ में, लेकिन दिखाया था बस 1 सेकंड के अंदर उसे लेकर आ गया होता है, जिसके बाद वह शॉक रह जाता है। वह देखता है कि उसके अंदर तो उसके फ्रेंड्स ही नहीं है, जिस वजह से पहचान लेता है कि वह उसके फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहता है, इसीलिए कहता है ठीक है। उसके कपड़ों को स्पीड से चेक करता है जिससे उसे फ्रेंड मिल जाते हैं और कहते हैं आज के लिए काफ़ी है ना, ठीक है। वह बंदा कहता है लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है। वह कहने लगता है क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहती थी, तुम बस चाहती हो अपनी सिस्टर को बचाना, इसलिए आज के लिए काफ़ी है। वह कहता है ठीक है और उसके लिए एक सिल्वर कॉइन दे देता है और भी को जो मार्स से हार गया था। इधर ईस्टर्न अकेडमी में 3 हाउसेस हैं जिनमें एरलर, ऑर्का और रैन है। तीनों हाउसेस हैं लेकिन तीनों एक दूसरे के काफ़ी अधिक खिलाफ कॉम्पिटिटर्स रहते हैं। ये दोनों लोग बैठे होते हैं अपने डॉर्मेट्री में बात कर रहे होते हैं कि इस तरह से सिल्वर कॉइन के 5 सिल्वर कॉइन मिलाकर एक गोल्ड कॉइन मिलता है, लेकिन आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए ही नहीं है। फिर कहते हैं हम अपना असाइनमेंट तो भूल ही गए हैं। मैं कहता हाँ बिल्कुल हमें असाइनमेंट सबमिट करना है, लेकिन हमने पूरा ही नहीं किया अब तक,
इसलिए वो काफ़ी शॉक्ड होता है और डरा भी होता है पूरा करने के लिए। लेकिन वह तो उसे ग्रीन पफ देता है और कहता है कि आराम से ज़रा शांत रहो। वह कहता है लेकिन इस स्नैक्स खाने से अभी कुछ नहीं होने वाला है। दोनों ही काफ़ी चिंता करने लगते हैं अपने असाइनमेंट के बारे में। लेंस आता है और कहता है हे तुमने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। वे कहता तुमने कर लिया। वे कहता ऑफ कोर्स मैं एक टॉप स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो ये सब करना पड़ता है ना पहले ही। ये तो बिल्कुल मैं हमेशा ही कर देता हूँ। ये बात सुनकर मास उसको अपनी सिस्टर की फ़ोटो दिखाता जिससे वह काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है उसका दिमाग, और वह कहता ठीक है। उसकी हेल्प में मान जाता है जहाँ पर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको बताता है किस तरह से मैजिक से शांत कराना होता है। वो उसको आसानी से शांत करा देता है। ये बात सुनकर फिन कहता है ठीक है उसको फॉलो करने के लिए। तो फिन भी ठीक उसको फॉलो करता है सेम वैसे ही, और वह भी उसको शांत करने में आसानी कर देता है बिकॉज उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा होता है। लेकिन मार्स तो मैजिक यूज ही करना जानता है तो उसको आखिर कैसा करना चाहिए। तो फिर वह सेम फिन की तरह ही करता है, लेकिन वह तो उसको और भड़का देता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसकी वजह से मार्स और ज़्यादा भड़कने लगता है उसके ऊपर, तो इसलिए उसे एक स्लैब मारता है। एक स्लैब और काम खत्म। वह बंदा शांत हो जाता है। इंग्रेडिएंट को यूज करने का टाइम आ गया होता है। जैसे कि लेंस कर रहा होता है एक मैजिक पोशन बना देता है सेम वैसे ही। वह कहता है मैंने जैसे किया वैसे ही करो। मार्स भी सेम करता है लेकिन वह एक ग्रीन पफ बना देता है जो कि उसके दिमाग में ही चल रहा था। लेंस कहता नहीं उसको सेम फॉलो करने के लिए। वह सेम करता है लेकिन उसको सिर्फ क्रीम पफ ही बन रहा होता है। लेंस उससे कहता है केवल क्रीम पफ, तुम केवल फाइट और क्रीम पफ के अलावा कुछ सोचती नहीं, इन दोनों के अलावा किसी में बेस्ट नहीं हो। मैं कहता हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ। वो उसकी बात से सहमत भी होता है इस बात के लिए। ठीक है। वह कहता नेक्स्ट टाइम वह नहीं हारेगा तो मास भी चैलेंज एक्सेप्ट करता। इधर रेड हेयर वाला एक बंदा जा रहा होता है। कुछ स्टूडेंट से टकराता है। स्टूडेंट बस उससे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे होते हैं जो कि जायज़ भी होती है, लेकिन वो उनको ढेर कर देता है। इधर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पर कि वे लोग बात कर रहे होते हैं डिवाइन विजनरी बनने के लिए। उनका लीडर होता है उनसे कह रहा होता है कॉइन्स इकट्ठे करने के लिए डिवाइन विजनरी के लिए। इधर दिखाया जाता है फॉरेस्ट में उनका टेस्ट होने वाला होता है। सारे स्टूडेंट्स होते हैं सोच रहे होते हैं आखिर क्या करने वाले हैं। वहीं बंदा आता है जिसका नाम होता है डार्क बैरन। वह देखता है मास के लिए, उससे कहता है कि वह का मेन कैरेक्टर है ना कि मास मेन कैरेक्टर है। इसे भड़क रहा होता है लेकिन मैं देखता है कि लेमन उसके पास में आकर मास से बात कर रही होती है जिसकी वजह से उसके दिल के तार हिल जाते हैं। वो उसके पास उसकी अटेंशन लेने के लिए जाता है लेकिन लेमन तो और बर्स कर देती है और कहती है कि वह तो केवल मैरिज करने वाली है मास से ही। टीचर आते हैं और सभी लोग को बताते हैं उनको एक ब्लैक स्कॉर्पियन इसको मारना होगा। वह उनका मिशन भी होने वाला है। लेकिन डार्क होता है वह भी कहने वाला था कि वह एक मैन कैरेक्टर सब कुछ करने वाला है। इधर मास होता है सिल्वर के चंगुल में फंस गया होता है। वो उस पर कई बार अटैक कर रहा होता है। वह कहता है इस तरह से उस स्टूडेंट को तड़पाना काफ़ी अच्छा लगता है इसीलिए। लेकिन मास होता है और गुस्से में आ रहा होता है, इसलिए नहीं कि उसको पीटा गया बल्कि इसलिए कि उसकी जो क्रीम पफ था उसके जैकेट में रखा था, इन कोट में रखा था। लेकिन वह वहाँ से आसानी से चला जाता है। वह सोचने लगता आखिर ये कैसे हुआ, अभी कुछ पता भी नहीं चला। इधर लेंस भी होता है जा रहा हो तो उसे गड़बड़ लग रही होती है। लेकिन तभी मास्क के सामना होता है डार्क से। जब कुछ बोलने वाला होता है बकवास बंद करने के लिए स्लैप मारता है। इधर दिखाया था फाइट चल रही होती है। वह गर्ल होती है आकर डार्क को पकड़ती है जिसकी वजह से वो उसके लव में पड़ जाता है। लेकिन वही सब स्पेल यूज कर रही होती है जिससे किसी को अपने लव में डालने के लिए सेम स्पेल भी यूज करती है मास्क के ऊपर। लेकिन मास्क को सबसे ज़्यादा लव तो वह केवल क्रीम पफ से करता है और इस तरह से उसका मैजिक फेल हो जाता है। डार्क को भी पता चल जाता है मैजिक यूज कर रही स्पेल के तौर पर, इसीलिए वो सिल्वर आता है बिकॉज सिल्वर की टीम में वो गर्ल होती है। वो उसको चैलेंज करता है। उनके बीच में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही होती है लेकिन काफ़ी कुछ भी कर ले बिकॉज डार्क है वो तो हमेशा ही उसे पिटने वाला है। उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहा होता बिकॉज उसको चेहरे पर 2 मार्क होती हैं, यानी उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पावर्स होती हैं। वह केवल डार्क को पीट ही रहा होता है लेकिन डार्क बार बार उठ रहा होता है एक मैन कैरेक्टर की तरह बिकॉज वह लॉस बिल्कुल भी नहीं सह रहा होता है, लॉस नहीं हो सकता कह रहा होता है। लेकिन सिल्वर होता है वह क्या था उसको इस तरह से लोगों को इंजर्ड करना, इस तरह से टॉर्चर करना सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर से अटैक कर देता है डार्क के ऊपर। अब डार्क पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका होता है वह क्या था, लेकिन वह हारेगा नहीं, आगे बढ़ते गिर जाता है। ये सब देखकर वह गर्ल उसके पास जाती है और कहती कि डार्क पर सच में उसको दया आ रही है उसकी इतनी हालत होने के लिए। लेकिन उसको देखकर मास होता सोचने लगता है उसको वह पसंद नहीं है लेकिन उसके लिए उसे जस्टिस तो दिलाना ही होगा, इसलिए उसका मुंह बंद कर देता है सिल्वर का। इधर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है सिल्वर और मास के बीच में, लेकिन हर अटैक से डॉज कर रहा होता है मास और उसके ऊपर कोई अटैक नहीं लग रहा होता। एक अटैक आता है तो वहाँ से रोक लेता है जिससे वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोबारा से भी एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पंच मारता है। सिल्वर शॉक रह जाता है, जो उसकी पंच आकर उसके फेस पर लगती है तो दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से भर भर के ब्लीडिंग हो रही होती है। वह शॉक रह गया होता है और गुस्से में आकर फिर से अटैक करता है, लेकिन वह फिर से क्रश कर देता है सारे अटैक और एक और अटैक करता है जिसकी वजह से उसके मुँह से फिर से भर भर के ब्लीडिंग होने लगती है। इधर वह सोचने लगता आखिर कैसे हो सकता है। मार्स जाकर बैठ जाता और एक नॉर्मल बंदे की तरह, एक कॉमन बंदे की तरह बात करने लगता है उससे कि आखिर
वह क्या कर रहा है। लेकिन वह बंदा भी डर रहा होता है कि ब्लेक की बात से शौक होता है। लेकिन देखते हैं तो ब्लैक स्कॉर्पियन आ गया होता है। वह बंदा कहता है उसके पास मौका भागने के लिए, लेकिन वह एक ही पंच में उसको दूर फेंक देता है। सारे लोगों को होश उड़ गए होती हैं कि आखिर भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इस तरह से वह कहती है, वह गर्ल की तरफ देखता है तो वह गर्ल उसकी तरफ माफ़ी मांगने लगती है रोती हुई। लेकिन वह उसके ऊपर भी सेम अटैक करता है बिकॉज उसके लिए सब कुछ बराबर है। उसके टीममेट उसके पास में आ गए होते हैं, बात कर रहे होते हैं। लेकिन डार्क जा रहा होता है तो लेमन उससे कहती है कि उसको शांत रहने के लिए, साथ में आने के लिए। लेकिन वह बंदा होता है उसको देखकर फिर से बिकॉज उससे पसंद करने लगा है वह। और तभी लेंस उसको एक टीम के बारे में बताता है जिस घर में सारे लोग हैं वे केवल गोल्ड कॉइन्स के पीछे पड़े रहते हैं। अभी उसके पास में एक गोल्ड कॉइन तो हो सकता है, अभी उसके पीछे भी आ सकते हैं उसको हंट करने के लिए गोल्ड कॉइन के लिए। वे कहने ऐसा है क्या। ये देखा सारे लोगों को टेस्ट होने वाला होता है या आखिर वे क्या सोच रहे हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। इधर जो मांस होता है वह तो केवल एक ही बात सोच रहा होता है, क्रीम पफ के बारे में। इसलिए जब सामने जाता है तो वह जो मोस्टर या फिर कह सकते हैं स्केलेटन होता है वो सोचता है कि ये करना क्या चाहता है। उसके दिमाग में केवल क्रीम पफ ही आ रहे होते हैं। इधर दिखाया था एक बंदे ने उसको बुलाया होता है, जब वह जाता है तो गलती से फिर से दरवाजा उखेड़ लेता है और देखता है कि सिल्वर को वहाँ पर पपेट बना रखा होता है। वह बंदा उसे पूछता है मासी कि आखिर वह डिवाइन विजनरी किस लिए बनना चाहता है। वह तो एक प्यारा सा काइंड एक कॉमन बंदा होने की वजह से कहता है कि वह अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना चाहता है। ये बात लेकिन मास के आंसर से एबॉब सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो उससे कहता है कि मैजिक ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन मास उसकी बात को मना करता है, इसलिए इंसल्टेड फील करता है। इसीलिए वो कहता है कि नहीं, इसलिए अपने जो पपेट होता है सिल्वर पपेट उसको बुलाने लगता है अटैक करने के लिए। वह अटैक करने के लिए जैसे ही जाता है, जैसे कि उसने सिल्वर को पहले ढेर किया था उसी हिसाब से वह सिल्वर को दोबारा से ढेर कर देता है। दूसरा पपेट आकर उस पर अटैक कर देता है, उसको जाल में फंसा लेता है और वह उसके गोल्ड कॉइन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मां से आकर दूर टकरा जाता और वह कहता ओ नो ये क्या हो गया। उसका सिल्वर मतलब गोल्ड कॉइन भी चला गया, इसीलिए वो सिल्वर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वह बंदा कहता सच में तो काफ़ी आसान हो गया, लेकिन देखता है तो उसके हाथ में केवल एक बटन होता है ना कि गोल्ड कॉइन। वह शॉक्ड रह जाता है कि आखिर कैसे हुआ। लेकिन ये सब मास ने अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड यूज करके वहाँ पर अपना बटन फेंक दिया था और सिल्वर मतलब गोल्ड कॉइन को अपने पास ले लिया था। सिल्वर को ले जा रहा होता अपने साथ में और वह केवल बार बार रो ही रहा होता है। इस तरह से वह लाकर एडमिट कर देता है। जब उसको होश आया होता है तो देखता है मास वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, तो पूछता है मास से उस वहाँ पर ट्रेनिंग क्यों कर रहा है और वैसे उसने इतना बुरा उसके साथ बिहेव किया, उसे मारना चाहा, लेकिन फिर वो उसको बचा कर क्यों लाया। लेकिन मास तो बहुत काइंड होता है। इधर दिखाया था डॉट जो कि लेंस के साथ में एक डुएल के लिए तैयार होता है। लेंस भी कहता है हाँ ठीक है, दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। दरवाजा टूटता है और मास आ जाता है तोड़ते हुए, उनको चुप कराता है और लोगों की बहस होती है अभी बंद हो गई होती है अभी के लिए। लेकिन वहाँ पर लेमन आती है और बताती है कि ये सब बहुत गड़बड़ हो रहा है, इधर आकर देखो। वे कहते हैं ठीक है क्या है। जब उन्होंने जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है क्योंकि कुछ और नहीं, सब एक ही टीम है जो कि सभी लोगों के जो कॉइन्स वगैरह हैं वो सब गोल्ड कॉइन्स को छीन रहे हैं और उनके पास सारे कॉइन्स पहुंच जा रहे हैं। लेनन की टीम वे कहते हैं हमें किसी को तो उसको रोकना होगा, है ना। उनको भी ना ऐसे करने से डिवाइन विजनरी बेई बनने वाले हैं। लेकिन अभी मास के लिए काम करना होगा बिकॉज प्रिंसिपल ने उन्हें मतलब उसे सजा दी होती है जिससे कि आउल के हंट को साफ करने वाला। लेंस भी आ गया होता है लैंड के अटैक से बचाने के लिए कि हाँ वो उसकी हेल्प करेगा उसके गोल्ड कॉइन के साथ फाइट करने के लिए। दिखाया था दो लैंडोन का जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने अब तक प्लानिंग की है। वे लोग पहुंच जाते हैं मास्क के यहाँ पर, बिकॉज उन्हें मास्क से फाइट करनी है इसे प्लानिंग करते हैं और फिर पहुंच जाते हैं मास्क के यहाँ पर जहाँ पर कि मास्क को पानी में डुबा देते हैं जगह। दूसरा बंदा होता है एक शार्क में बदल जाता है और मार के पीछे अटैक लिए चला जाता है। इधर एक बच्चा होता है जो कि लेंस के साथ फाइट के लिए तैयार होता है, उसे चैलेंज करता है। लेंस भी अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करने को होता है, लेकिन वह देखता है कि आसपास में काफ़ी सारे ऑल के बच्चे हैं जिसकी वजह से उनको भी चोट लग सकती है, मारे जा सकते हैं। वह बंदा अटैक करता है लेकिन वो उसको रोकने लगता है। वह कहते हैं तुम्हारा फैमिली मैजिक सच में कितना कमज़ोर है, मैंने तो कितने ज़्यादा सुपीरियर से सोचा था लेकिन मैं उससे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। लेकिन देखते हैं सारे ऑल एक साथ चले जाते हैं तो ग्रेविटी मैजिक यूज करता है उस बंदे को वहीं एक ही अटैक में ढेर कर देता है, जिससे पता चलता है कि हाँ कितना पावरफुल है। बिकॉज उसकी सिस्टर थी जिसको जानवरों को हट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इधर दिखाया था शार्क जो कि नीचे ढूंढ रही होती है मास्क की, लेकिन मास्क की स्पीड इतनी ज़्यादा होती कि वो उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा होता कि किधर गया है। वह उसे देखता रह जाता है। मास्क उसके पास जाता और पानी बोल भी पा रहा होता है। वह उसको आकर इस तरह से पंच मारता है और वो उसको आसानी से पानी के अंदर भी ढेर कर देता है और उन दोनों ने दो लोगों को ढेर कर दिया होता है। उन दोनों के गोल्ड कॉइन भी ले लेते हैं। वहाँ एक बंदा आता है जो कि और लोगों की मैजिक यूज करने से उसे रोक सकता है, इसलिए मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता लेंस। वह कहता है अपने साथियों के आपस लेने के लिए आया, ना किसी बैटल करने के लिए। लेंस और वे बात कर रहा होता है, माँ से प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन वह तो क्रीम पफ ही बना रहा होता है। तभी वहाँ पर आती है लेमन और बताती है एक प्रॉब्लम हो गई है। सिल्वर के पास जाते हैं जो कि पूरी तरह से अपनी माना को एडजस्ट कर चुका होता है, पता नहीं ऐसे कैसा हुआ था। लेकिन सारे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जिनका भी माना जा चुका होता है। रात में वे लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर देखता है कि वहाँ लेमन है उसको कुछ पपेट टाइप से वह हरकतें कर रही है। उसका पीछा करते हैं, उन्हें पता चलता है कि बॉल के पास भी जाकर गायब हो गई।
तभी वहाँ पर अटैक करती है, लेकिन उस बॉल में कुछ नहीं हुआ होता, वो काफ़ी हार्ड होती है। वहाँ पर मार्स आता है एक आर्मर को लेकर और वह उससे अटैक करने लगता है, जैसे कई सारे अटैक करता है, यहाँ से कि सारी प्रॉपर्टी होती है वह भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह से भी लोग पहुंच जाते हैं एक अरीना में, जहाँ उनके सामने एक बंदा मिलता है जिसके चेहरे पर भी 2 मैजिक लाइन्स होती हैं और चैलेंज करता है। तो उसके लिए डॉग होता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कहता है ठीक है, अभी कुछ उसे हैंडसम गाइस पसंद नहीं है। वह बंदा होता है अटैक करने लगता है। इधर प्रिंसिपल होते हैं, बता रहे होते हैं उस बंदे के बारे में कि वह बंदा पहले से यहाँ से जा सकता है, यानी जेल से निकल चुका है। इधर दिखाया था वे लोग चैलेंज तैयार होते हैं, फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन वह बंदा उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी एक वाइफ से अटैक करता है, लेकिन फिर से वह अटैक करता है, कई सारी लैंड माइन्स उसके चारों तरफ लगा देता है और कहता है जैसे ही तुम बाहर पैर रखोगे वह तुरंत ही फट जाएंगी, इस तुम सेफ रहना चाहिए। इस तरह से उसे बॉर्न करता है, लेकिन वह दोबारा से अटैक कर देता है उसके ऊपर अपनी माइंड से, जिस वजह से उसकी स्टिक दूर गिर जाती है। लेकिन वह कहता है मैंने तुम्हें बताना भूल गया, वह तुम्हारे जैसी नहीं बल्कि कुछ भी टच होगा तो ब्लास्ट होंगी, जिससे वह ब्लास्ट होता है और वह दूर जाकर पीछे गिरता है और आज़ाद भी हो जाता है, और जो कि इतना पावरफुल अटैक होता है अंदर हार जाता है। लेकिन दिखाया था मार्स अंदर जाने लगता है और इधर वे लोग भी जाने लगते हैं। वे लोग पहुंच जाते हैं डिवाइड होकर, लेंस का सामने एक बंदे से हुआ होता है, इधर उन दोनों का सामना भी कोई 2 लोगों से हुआ होता है, मैन और लव से। इधर दिखाया था मार्स का सामना उसी बंदे से हुआ होता है जो कि, और वह मार्स से कहता है कि वह मैच अपना मैच यूज यहाँ पर नहीं कर पाएगा, मैच उसके आदमी फाइट करने के लिए तैयार होता है। बंदे कहता है ठीक है। और इधर दिखाया था हमें लेंस अपनी ग्रेविटी मैजिक यूज करता है, लेकिन उस बंदे के सामने उसको कुछ काम नहीं आ रहा होता है, बिकॉज वो एक मड मैजिक यूज कर रहा होता है, मड बॉल्स यूज कर रहा होता है अटैक के लिए, जो कि बॉल्स को भी क्रैश करने के लिए काफ़ी होती हैं। मैं कहता हूँ उससे उसका काम यहाँ पर कोई मैजिक आने वाला नहीं है, लेकिन ग्रेविटी मैजिक अलग तरह से यूज करता है, उसको साइड में दीवार में जाकर धो देता है। मैं बंदा कहता है ठीक है, लेकिन ये मैजिक जो मैं तैयार कर रहा हूँ स्केरिया, जो कि तुम आराम से डिस्ट्रॉय कर दे, बिकॉज एक हाई लेवल मैजिशियन ही इस मैजिक को कर सकता है। लेकिन उसके मैजिक को देखकर लेंस देखता है और अपना मैजिक यूज करने लगता है। उसने इसकी पावरफुल मैजिक को देखकर, जिस मैजिक के सामने उसका मैजिक भी कुछ काम का नहीं होता, उस तरह से उसको हरा देता है। इधर दिखाया था मैच के ऊपर बंदा अटैक कर रहा होता बहुत हाई स्पीड से, जिसकी वजह से मैच उसका मैच नहीं कर पा रहा होता, कई सारे उसके बॉडी पर कट्स लग रहे होते हैं। और वह कहता है कि लेमन के सारे मैजिक ड्रेन होने वाला है, उसको तुम इस तरह से नहीं बचा पाओगे। ये बात सुनकर मैच काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है और वह बंदा उसके ऊपर कई सारे फिर से कट अटैक करना स्टार्ट कर देता और एक बार उसके पेट में भी मार देता स्वाट, लेकिन वह स्वाट को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। मैच ने उसे पकड़ रखा होता है और वह जाकर उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी ईविल शो करती है। वह बता दे इस ईविल की वजह से वह कुछ भी यूज कर सकता है, जिसकी वजह से और लोगों का मैजिक वहाँ पर काम नहीं करने वाला है और वह यूज कर सकता है। वहाँ पर एक सर्कल बना देता है जिससे कि मैच की जो स्पीड है काफ़ी कम हो जाती है और वह उसके सामने नहीं टिक पा रहा होता है। इसकी वजह से फिर से वह कई सारे डायरेक्ट हिट करने लगता है और वह इसको बॉल में जाकर रख देता है, जिसकी वजह से वह उसके पैर को दबाता है और उस पर एक पंच मारता है, जो कि उस पूरे क्रिस्टल के, जिससे कि पूरा जो मैजिक सर्कल होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर दिखाया जाता है दोनों का डॉग और फिन का दोनों अटैक के लिए तैयार होते हैं उन दोनों के साथ में। वह कहता सच में वह सब अटैक नहीं कर सकता इतनी क्यूट गर्ल पर, लेकिन वह गर्ल होती है, वह कहती ओह तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। ये कहकर वह फायर का अटैक कर देता, लेकिन जिससे कि वह उसकी जो मैजिक स्टिक है उसे ले सके, लेकिन वह उस पर अटैक कर देती तो दूर जाकर गिरता है। वह कहने लगती है ओ अभी तुम मरने वाले हो। वैसे मैच जो कि वह भी मरने वाला है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी टाइम नहीं बचा, 30 सेकंड बचे हैं, जिसके बाद ही तुम सब लोग ही खत्म होने वाले हो। उसकी बात सुनकर मैच होता है काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है, उसके मजाक को देखकर वह दोबारा अटैक करती है, लेकिन वह फिर से हवा में चला जाता है टॉर्नेडो में और वह सोच रहा होता है कि वह एक हीरो है, इसीलिए उसको बचाना होगा सब लोगों के लिए। और उसके चेहरे पर सिर पर एक और मार्क आ जाता है छपके, जिसकी वजह से वो एक और फायर अटैक करता है, जो कि मोस्ट पावरफुल अटैक होते हैं पिछली बार के बजाय। मैं कहता है तुम लोग इस तरह से हार मान लो, लेकिन वहाँ पर दूसरा बंदा होता है मैनी, वे भी आ जाता है और वह अभी भी हार नहीं मान रहा होता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक स्वाट से अटैक होता है, जिस बंदा दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर एक बंदा और आ गया होता है रेन, जो कि देखकर वह लव गर्ल होती है, वह काफ़ी डर जाती है, लेकिन काफ़ी सारी स्वाट से अटैक होने लगते हैं और जहाँ पर मिनी और लव के लिए दोनों को ढेर कर दिया गया होता है। लेकिन बंदा अभी भी हार नहीं मान रहा होता है, तो दोबारा से अटैक करता है, लेकिन उसके सामने वे लोग नहीं टिक पाते हैं। उसके चेहरे पर भी 2 मार्क होते हैं रेन के। इधर दिखाया था पहुँच गया होता है मैच के सामने और उससे कह रहा होता है हार सरेंडर करने के लिए, लेकिन वो उस पर कई सारे स्वार से अटैक करता, सब डॉच करके अपने लिए एक चेयर बना लेता सारी स्वार्ड्स को मिलाकर। और बंदा माफ़ी मांगता उससे कि हाँ उसने गलत बंदे के साथ में पंगा ले लिया है, इसीलिए। और वो उसको कुछ देता है जिसकी हीलिंग के लिए उसके, और वो उसे बताता है एबल के बारे में, जो कि सच में मोस्ट पावरफुल बंदा है, जो कि उसके लाइफ के पीछे ही पड़ा है, उसे बच के रहने के लिए उससे भी कहता है। वह पहुंच जाता है गेट में, जिसके आराम से वो दरवाज़ा खोल लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसे तोड़ने से ही मज़ा आता है। दिखाया था अंदर एबल होता है और वह कहता ओ तो तुम यहाँ पर आ गए दोबारा से। उसके साथ मिलने के लिए होता है और कहता है एक आम आदमी बिना मैजिक के कुछ भी नहीं कर सकता है। वह कहता है ओ ऐसा है क्या, तो मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ। वह अपने सारे पपेट से अटैक करता है, लेकिन उसके लिए सारे बेकार होते हैं, सबको डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है, बिकॉज
अब वह पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है। एक बॉल को यूज करता है और उस बॉल से सब डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके सारे पपेट होते हैं उसके सामने कुछ भी काम के नहीं होते हैं। इस तरह से सबको डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है। पहले के मुकाबले काफ़ी पावरफुल भी होता है। वह सोचता है उसे ही एक पपेट बनाकर उसको अटैक करवाने के लिए उसे कंट्रोल करने लगता है, जिससे कि वो उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन ज़्यादा देर तक वैसा नहीं कर पा रहा होता उसकी पावर इंक्रीज होने की वजह से। वह कहता है ठीक है, और वो उसके मतलब फ्रेंड को सिन को ले आता है, फिन को अटैक करवाता है, लेकिन उसे आज़ाद करवा देता है अपने उसके थ्रेट से। वह दोबारा से उसको ऊपर अपनी थ्रेट से अटैक करता है उसे पपेट बनाने के लिए, और आखिरकार इसमें भी वह फिर से फेल हो जाता है और वह उसकी उंगलियां ही दोबारा से तोड़ देता है और आकर एक पंच मारता है। वह बंदा कहता है ठीक है, और आखिरकार सक्सेसफुल इस बार हो ही जाता है उसे पपेट बनाने में, और उसका गोल्ड कॉइन निकालने लगता है जिससे कि वह ले सके। लेकिन जब उसकी पॉकेट चेक करता है तो वहाँ पर क्रीम पफ होता है। वह शॉक रह जाता है कि आखिर ये कैसे। क्रीम पफ देखकर उसे होश आ जाता है और कहता है मेरा क्रीम पफ कोई चुरा रहा है, ये लो, और ये कहकर उसे पंच मारता है, जिससे बंदा दूर जाकर गिरता है और कहता है आखिर ये कैसे। उसके पास ये कहकर अपनी मोस्ट पावरफुल ट्रिक बची होती है, सेकान जिसे अटैक करता है। 100 मीटर के बीच में कुछ भी उससे नहीं बच सकता है, लेकिन वो उसके थ्रेड्स को पकड़ता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसका पपेट भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और अब सोचता कि हाँ सच में पावरफुल अब ढेर होने वाला है। वो उसके सिर को पकड़ता है और ज़मीन में घुसेड़ देता है, जिससे अब उसकी मतलब जो लेमन होती है उसको भी छोड़ देता हारने की वजह से। एक कहता दिखाता है जीरो। वह कहता है कि अब वो फेल हो चुका है उसको मारने के लिए, इसीलिए उसको अब उसे मारना होगा। लेकिन जब वह बंदा सामने बचाने जाता है रैन, तो उसके सामने एक नाइफ आता है जो कि एक सीरियल किलर बंदे ने फेंका होता है। उधर उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल जीत चुके हैं। लव देख रही होती है आखिर किस तरह से अब आपको उस तरह ढेर कर दिया मैच वहाँ से चला जाता कुछ चीज़ें लेने के लिए। वे लोग बात कर रहे होते हैं आखिर इस बैटल के बारे में जो कि कैसे का चलता रहा। लेकिन जीरो वहाँ पर पहुँच जाता है और उस पर अटैक करता है, दूर जाकर गिरते सब लोग। और वह कहता है वेब से कि तुम सच में यूजलेस हो, तुम एक बंदे को नहीं हरा पाए, इसलिए तुम्हें खुद ही मरना होगा। इसलिए मैजिक यूज करता है, उसके हाथों से उसको मारने लगता है। वह अपनी गर्दन को ही दबाने लगता है, लेकिन पीछे से मैस आता है और उसे नहीं पता आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए उसके सिर मतलब नाक पर मक्खी बैठती है, तो वह स्नीक करता है जिससे सारे क्रीम पफ जाकर जीरो के मुंह पे गिरते हैं। जीरो कहता है कि ये बंदा कौन है, और तभी उससे गुस्से भी आ रहा होता है मैस पर कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैस तो बस अपनी क्रीम पफ वापस लेना चाह रहा होता है उस बंदी से मांगने के लिए। सारे लोग ये बात सुनकर शौक रह जाते हैं, लेकिन वो सारी क्रीम पफ को नीचे फेंक देता है, जिससे मैस गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंख में अचानक से दर्द होता है। और जीरो कहता क्या कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है। वह सामने देख रहा होता है मैस जो कि केवल अपनी क्रीम पफ के लिए दीवाना होता है। इधर वह एबॉब को मारने के लिए एक अटैक करता है, लेकिन तभी उसका अटैक थोड़ा डिसमिस हो जाता है और वहाँ एक बंदा भी आ जाता है बीच में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दिखाया जाता है उसके ऊपर मैस ने कुछ फेंक दिया था जिसकी स्पेल डिस्पेल हो गई थी, नहीं थोड़ी बहुत डिसमिस हो गई थी। पहचान लेता है ये मैस ने किया है। मैस को देखता है और कहता है मैस सच में आगे चल के उसे बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है। इस तरह से उसके बीच में फाइट भी स्टार्ट हो गई होती है और वह एक पत्थर को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको आसानी से पकड़ लेता है इतनी स्पीड से आ रहे हुए पत्थर को भी, और कहता है सच में आई लाइक इट। तभी मैस कहता है ठीक है तो फिर आज दो हाथी कर लेते हैं। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जितनी अटैक वह कर रहा होता है सबको वह डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है अपने रियर हैंड से। वह कह रहा होता है तुम्हें क्विट कर देना चाहिए, बिकॉज तुम अब बहुत ज़्यादा स्लो पड़ते जा रहे हो या फिर कहीं तो थकते जा रहे हो। लेकिन मैस तो ऐसा कुछ प्लान नहीं होता है, वह एक अटैक करता है जिसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वह कहता है ठीक है, ये कहकर अपना अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर एबॉब भी आ गया होता है फाइट करने के लिए और फाइट में शामिल हो जाता है। लेकिन वह उसका सैकड़ा को भी ख़त्म कर देता बहुत आसानी सारे अटैक के बाद में। इधर मैस भी फ़ायदा उठाता है इसी बात का और एक पंच मारता है। वह बंदा कहता है जीरो कि सच में तुम पहले बंदे उसने इसे इतना ज़्यादा इंजर्ड किया फिर करने पंच करने की हिम्मत हुई है। उसके पास में एक मिरर होता है जिससे कि वह किसी की मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और कोई कॉमन बंदा तो उसे मार ही नहीं सकता है। ये कहकर लेकिन मास किक मार देता है जिससे उसका मिरर टूट जाता है और किक जाकर उस बंदे की लगी होती है। सारे लोग पहचान लेते हैं हाँ लगता है मैस के पास में पावर्स नहीं है, इसलिए मतलब मिरर भी टूट गया। वह बंदा उस मैस को देखता है और उसके हाथ का जो मार्क होता है चमकने लगता है और वह वहाँ से चला जाता है और कहता है उसका नाम वह याद रखे, हम बाद में हिसाब बराबर करने वाले हैं। एबॉब भी उससे कहता है कि हाँ थैंक्स, हम इसके बारे में हिसाब बाद में बराबर करेंगे। उसके फ्रेंड्स कहते हैं सच में मैस के पास पावर्स नहीं, लेकिन हमको इसके बारे में सीक्रेट बना के रखना होगा। यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि चिल्लाने लगता है क्या मैस के पास में पावर्स नहीं है, यानी वह बिना मैजिक का बंदा है, सादा नॉर्मल है। इधर भी लोग बात कर रहे होते हैं, मैस कह रहा होता है उसकी सारी खबर तो सामने फैलती जा रही है। फिर कहता है हाँ बिल्कुल, बिकॉज उन लोगों ने जब वह बंदर मिला था जो कोई आने वाले टीचर था उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वे इसको सीक्रेट रखें। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो सब में खबर फैल चुकी है कि मैस है वह एक अननोन मतलब अनमैजिक यूजर है। एक बंदा आता है स्टूडेंट और वह कहता है क्या ये खबर जो सब में रूमर्स फैल रहे हैं सच है, मैस तुम मैजिक यूज नहीं करना जानते हो। भाई बात सुनो काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है कि अगर किस तरह से इन क्वेश्चन से बचने वाला है। वह बंदा कहता है सच में तुम सच में मैजिक यूज नहीं करना जानते हो है ना। लेकिन फिर उसकी बात सुनकर काफ़ी
बढ़ने लगता है और मैच को वहाँ से ले आने लगता है। वह बंदा कहता है, हे फिन, यदि तुम इस तरह से एक बिना मैजिक यूजर को बचाने की ट्राई करोगे तो एक क्रिमिनल क्राइम होने वाला है, तुम भी एक क्रिमिनल बनने वाले हो इसके लिए। फिन ये बात सुनता है और कहता है, वह बंदा कहता है, तुम इसके लिए एक्सपेल भी किया जा सकता है। लेकिन फिन कहता है गुस्से में कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसका साथ देने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें चुप। लेकिन वो पीछे देखता है तो उससे पहले उसको डेट कर दिया जाता है लेंस द्वारा। वह बंदा कहता है कि आखिर तुम अभी यहाँ पर क्या करे, तुम्हें इससे क्या लेने देना है। लेकिन उन दोनों के आगे अब क्या ही बोल सकता है बंदा। इधर वहाँ पर भी आ जाता है डॉक, जिसको लेमन लेके आई होती है और कहती है, देखो इस बेचारे की क्या हालत हो गई है, उसके ऊपर इतनी सारी पट्टियाँ बंधी होती हैं, कोई उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी इंजरीज होगी। इधर डिनर के लिए मैच ने बुलाया होता है, सब कुछ काम खत्म होने की वजह से सबकी पार्टी चल रही होती है। लेकिन फिन तो केवल एक ही बात सोच रहा होता है कि आखिर क्यों यहाँ पर इन दोनों को बुलाया गया है, यानी एबा और उसके साथी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया। बिकॉज वे कितनी ज़्यादा टेराबल डरावनी है, उसके पास जो डॉल है वह तो सच में कितनी ज़्यादा डरावनी है। वह बंदा कहता है उसे थैंक्स के लिए यहाँ पर वह आया है डिनर के मतलब या लंच के तौर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ में फ्रेंड बन जाएगा या फिर फ्रेंडली बिहेव करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिन तो डर जाता है और लेकिन तभी उनके पास में एक मैसेज आया होता है, दिखाया जाता है उनको बुलाया गया होता है डिसिप्लिनरी हॉल में यानी मैच के लिए, और बताया जा रहा होता है एक बंदे द्वारा कि वह एक अनमैजिक यूजर है, इसीलिए उसको ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि प्लान से या फिर सारे अब तक के नियम चलते हुए आए हैं। एक बंदा और होता है, वह कहता है हाँ जो भी मैजिक यूजर नहीं है उसके लिए यहाँ पर केवल एक ही सजा है, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए यानी मार दिया जाए डायरेक्टली। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, तुम मैजिक यूज करना नहीं जानती हो, चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ, यदि तुम इस कैंडल को जलाकर दिखा सकती हो बिना उसे छुए तो शायद कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। वे लोग कहते हैं आखिर भी ऐसा कैसे कर सकता है बिना उसको छुए। एक लकड़ी लेता है यानी कि स्टिक लेता है मैजिक की, और वहीं पर मैजिक का लॉ यूज करने लगता है और वहाँ पर फायर बहुत सारी जला देता है जिससे कि कैंडल जल जाती है। मैं कहता अब ये हो गया, ठीक है अब तो मैं चलता हूँ। लेकिन वह बंदा कहता नहीं, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे छोड़ा जा सकता है। तभी उसको एक मर्द द्वारा या फिर कह सकते हैं कुछ रेत द्वारा पकड़ लिया जाता है जो कि उनका जज होता है और कहता नहीं हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते बेकुछ वह कितना भी पावरफुल हो। लेकिन तो यहाँ पर एक बंदा उनके जज में से आता सामने और कहता है नहीं, मैं इसके साथ में कोई भी नहीं भिड़ सकता है, वह केवल मेरा है, यानी जो कि इनोसेंस जीरो के सब कंट्रोल करके कहलवा रहा होता है कि मैच है उसके कोई भी एग्जीक्यूट उसे नहीं मार सकता है, बिकॉज मैच है वह उसका है, उसको कोई भी नहीं छुएगा। उसके पीछे एक पैरासाइट लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वह कंट्रोल में होता है और जिसके जैसे ये सब कह रहा होता है एक मैसेंजर के तौर पर। इस पैरासाइट के बारे में बताया जाता है जो भी इसको छुएगा ये उसके ऊपर ही लग जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी उसको छुटाने से डर रहा होता है वरना उसके चपेट में वही आ जाएगा। इसीलिए कोई भी अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डालना चाहे केवल उसको बचाने के लिए। इसलिए मैच जाता और उस पैरासाइट को पकड़ खींच लेता और अब ठीक है ना कहता, लेकिन उससे पहले वो उसके पेट में मुंह द्वारा घुस जाता है पेट में, लेकिन वो उसको फिर से मुंह से बाहर निकाल कर फेंक देता है और वह कहता है अभी उसने इनके लिए यानी प्रोफेसर के लिए बचाया है तो ये काफ़ी है ना इनोसेंस उसकी साबित करने के लिए कि अब यहाँ से जा सकता है यानी उसे छोड़ा जा सकता है एक्सप्लेन करने के बजाय। लेकिन जज होता है वह कहता हाँ तुमने उसकी लाइफ बचाई है लेकिन रूल्स तो एक ही हैं, जो मैजिक यूज करना नहीं जानता है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इसीलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी तो मरना होगा। और इसीलिए उसको एक जगह लाया जाता होता है जिससे कि एक जगह दूसरे का ना हिल सके, इसलिए एक जगह वहीं पर उससे खड़ा भी कर दिया जाता है। वहाँ जो जज होते हैं वे उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे उसके ऊपर एक अटैक होने वाला डेडली, लेकिन बीच में एक स्वाड आती है अटैक रोक लेती है। वहाँ पर ओडोल या अपनी कहीं तो प्रिंसिपल आ जाते हैं। उसे देखकर डिसिप्लिन हॉल का जो हेड होता है हेड जज वह कहता है आखिर इसका मतलब क्या प्रिंसिपल, हम लोग जो भी कर रहे हैं नियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैथ्स है वह मैजिक यूज करना नहीं जानता है, इसीलिए डिसिप्लिनरी हॉल है वह उसको बस उसकी सज़ा दे रहा है यानी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लेकिन प्रिंसिपल होते हैं वो उससे कहते हैं कि नहीं मैथ्स हाँ मैं जानता हूँ वो मैजिक यूज करना नहीं जानता है, लेकिन जीरो यानी इनोसेंस जीरो होने का मैसेज आया था कि इस तरह से वह मैथ्स को भी नहीं मरने दे सकता है, इसीलिए वह उसको यहाँ पर छोड़ना होगा, हमें उसको इस तरह से नहीं मार सकते हम लोग। उसकी बात सुनकर मैथ सोचने लगता है क्या सच में, बिकॉज प्रिंसिपल इतनी पावरफुल है कि उनके सामने कोई भी नहीं बात कर सकता है, इसलिए कि उनके पास में अलग ही प्लान है, बिकॉज वे एक डिवाइन मेज भी रह चुके हैं, उनके पीछे प्राइमरी मेज का भी हाथ है। लेकिन जो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग में सोचता है, लेकिन कहता है नहीं फिर भी उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये एक अनमैजिक यूजर है। वह कहते हैं उसके लिए यानी प्रिंसिपल डायरेक्ट सिर झुकाते हुए कहते हैं केवल उसके लिए एक बार उसे छोड़ दिया जाए। रेन भी हाँ सेम ही कह रहा होता है कि मैं इसको एक बार मौका दिया जाए, उसको एक बार यहाँ से छोड़ दिया जाए प्लीज़। उन सब की रिक्वेस्ट सुनकर प्रिंसिपल यानी कहते डिसेंबली हॉल के जज होते हैं, लेकिन उन सब के बीच में जिस बंदे को पैरासाइट ने पहले कब्जे में कर रखा था वह बंदा भी सामने आता और कहता है हाँ मैच के लिए एक मौका देना चाहिए, बिकॉज मैच ने उसकी लाइफ ही बचाई, इसके लिए नहीं बल्कि
भाई हाँ, सच में मैस को एक मौका देना चाहता है उसे जीने के लिए। हमें भी जानता हूँ रूल्स क्या हैं, लेकिन फिर भी मैस का इस बार साइड ले रहा होता है और वह भी एक जज है। इस तरह सभी जज होते हैं, उनके द्वारा अब वो डिसाइड कर दिया जाता है। तो मेन जज होता है वह भी कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, जो मैस को उसको साथ देना होगा इनोसेंट जीरो को हराने के लिए, और दूसरी शर्त है कि उसको मैजिक डिवाइनरी बनना होगा, उसके बाद ही वो उसको छोड़ेगा, वरना वह अपने हाथों से उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना, वह अपने हाथों से अगर तुम्हें मारने वाला है। मैस उसकी बात को कहता ठीक है, और वह कहता अपनी पावर को प्रूव करने के लिए, मतलब जीरो हराने के लिए, तो एक पंच मारता है जो कि काफ़ी पावरफुल होती है। और इसीलिए वह बचकर आ गया होता है। तो अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है नेक्स्ट के बारे में, और बताता आखिर कैसे क्या हुआ था उन सभी के साथ में। इस तरह से सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं। और फिन कहता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने फाइट की और तुम जीत भी गए। सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि तुम मैजिक यूज करना नहीं जानती हो। डॉट भी कहता हाँ, आखिर कैसे बिलीव कर सकते हैं कि आखिर मैस है जो कि मैजिक यूज करना नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसका तो राइवल है। इस तरह से सभी लोग होते हैं, आराम से बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट डे वह खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर डॉक है वह किस तरह से आने वाला है, बिकॉज वो इतने ज़्यादा इंजर्ड जो है। इधर वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि वहाँ पर उसके पास में एक नाट आया होता है। वह कहता आखिर ये कौन है, तो पता चलता है डॉक है। वह कहता क्या सच में? भाई इस तरह से चलो वहाँ का नॉर्मल तो थोड़ा बहुत दिख तो रहा है, लेकिन देखता है तो वहाँ पर मैस आया होता है जो कि सच में केवल अपनी ट्रेनिंग करने के अलावा कुछ नहीं जानता है, जो कि सच में अब नॉर्मल है। वहाँ पर केवल देखता है हाँ चलो कम से कम लेंस तो है जो कि नॉर्मल है, लेकिन वह भी अपने सिट टॉक होता है। वह कहता है कि सच में मेरे पास में कोई नॉर्मल फ्रेंड ही नहीं है, सच है ऐसे के सारे सन की भरे पड़े हैं। देखते हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कुछ मैचेस वगैरह करने के बारे में। और आखिरकार डॉग काफ़ी देर हो गया होता है। लेंस कहता है क्यों ना हमको चलनी चाहिए अपनी न्यू मैजिक एग्जाम की तैयारी के लिए। को इस बार जो न्यू मैजिक एग्जाम्स है उनके लिए गोल्ड कॉइन्स जिसके पास होंगे वही जा पाएंगे एग्जाम देने के लिए। और इस बार के एग्जाम से में जल्दी होने वाले हैं थोड़े से, तो इसीलिए हमको क्यों ना अपने लिए न्यू बॉर्न लेने जानी चाहिए, जिसे कि मैजिक स्टिक हम बोलते हैं। इसीलिए फिर कहते हैं ठीक है, और अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ उनके पास में शायद कॉइन्स वगैरह भी तो ठीक ठाक ही है। इधर दिखाया तो पहुंच जाते हैं एक शॉप में, जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है शॉप ओनर को कि ये लोग मैजिक यानी अकेडमी से हैं, इसीलिए उनके लिए बॉन्ड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बहुत सारी बॉन्ड्स वहाँ होती हैं। फिर कहते हैं ठीक है, हमें भी काफ़ी खुश हूँ तुम लोगों के लिए। फिर एक बंदा यानी फिन जाता है सामने, अपना मैजिक यूज करता है जिससे कि वह अपने लिए एक बॉन्ड ले सके। अपने आप ही उसके लिए चूज होकर आ जाती है। वह शॉप ओनर कहता है उसके लिए कि ये जो मैजिक बॉन्ड्स है अपने आप ही तुम लोगों को चूज कर रही हैं, उनकी मैजिक अकॉर्डिंग, उनकी स्पेल के अकॉर्डिंग ही। इसीलिए दिखाया था नेक्स्ट नंबर होता है लेंस का। जब अपना मैजिक यूज करता है तो वह कहता है उसको भी बारे में सब कुछ बातें, लेकिन उसके पास जो बोन आई होती है कि काफ़ी स्पेशल होती है। डबल लाइन वाले मतलब मैजिशन के लिए काफ़ी स्पेशल होती है। फिर मैस से कैसा है जाने के लिए कि मैस भी अपने लिए अपनी स्टिक ले जाकर, लेकिन मैस को पता होता है कि उसके पास मैजिक नहीं है, ये सब यूजलेस है, इसलिए जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी ट्राई करता है। जिसकी वजह से वहाँ एक दूसरी बॉन दिखती है जो कि एक स्टिक सी दिख रही होती है। ओल्ड मैन कहता है ये तो अब तक कोई भी नहीं उठा पाया है, वैसे इसके बारे में कुछ अफवाहें हैं, यदि जो भी इसको उठाएगा तो इसके अंदर एल्फ्स का प्योर वाटर है जिसके अंदर कैद है, लेकिन ये सारी अफवाहें उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। इसीलिए इसको इतनी ज़्यादा हैवी होने की वजह से कोई भी इसको उठाने में भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। और कई लोगों ने ट्राई भी किया है, लेकिन अब उसे नहीं पता अब क्या ही होने वाला है, बिकॉज ये इम्पॉसिबल उसको उठाना। उसकी थ्योरी सुनकर उसके दोस्त तो शौक होते हैं, लेकिन मैस जाने लगता है बिकॉज उन्हें पता है मैस की पावर पर भी। इधर बैग कहता है ओल्ड मैन आखिर क्या करने जा रहा है। मैस जाता है और आसानी से उस स्टिक को उठा लेता है, और वहाँ से ये बात सच में प्योर वाटर भी निकल के आता है। वह ओल्ड मैन भी शौक रह जाता है क्या सच में ये जो रूमर्स थे वह सच में सच हैं। इस तरह से यहाँ से इनकी सारी मस्ती हो जाती है ख़त्म, और वे आते हैं तो वहाँ पर उनको लेमन और वह ओल्ड बॉय यानी टॉम भी मिलता है। सारे लोग मस्ती करते हैं और फिर अकेडमी पहुँच जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं उनके पास में एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए सब लोगों के पास में एक एक गोल्ड कॉइन तो होता ही है। वह कहते हैं ठीक है हम लोग सारे लोग इतने आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन वह कहता है एग्जाम में जाने से पहले उसके पास एक प्लान है। दिखाता उसने रैन से बात की थी छुप कर रात में कि वह अपने घर जाना चाहता है एग्जाम से पहले। रैन कहता नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्हें प्लानिंग बनाई थी। इधर दिखाया था डिसिप्लिनरी हॉल का जो मेन जज होता है वह डिनर कर रहा होता है, कैंडल लाइट डिनर, जिसमें कि एक बंदा आया होता है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। वह उससे कहता है कि मैस जो कि मैजिक डिवाइनरी बनने के लिए जा रहा है, लेकिन वह नहीं चाहता है कि बिना मैजिक यूज करने वाला बंदा मैजिक डिवाइनरी बने, इसलिए ऑर्डर देता है उसे मारने के लिए। लेकिन बंदा होता है वह कहता नहीं वह किसी भी के ऑर्डर नहीं सुनने वाला है किसी को मारने के लिए, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जब उसका खुद इंटरेस्ट होगा तभी वह खुद ऐसा करने वाला है, इसीलिए उसे मना कर देता है साफ साफ। वह बंदा कहता हाँ लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तुम्हारे साथ पार्ट नहीं करने के लिए, इसी तो उसके बारे में सोचना चाहिए, और वह मैजिक यूज करना नहीं जानता है। वह बंदा कहता है सच में थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग उसे लग रहा होता है कि एक बंदा है जो कि मैजिक नहीं यूज करना जानता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग उसके साथ फाइट करने के लिए।
वहाँ बैठ जाता है, कुछ गाना गाता है और पियानो बजाता है और कुछ ऐसा चेहरा बना रहा होता है। इंटरेस्टिंग। इधर एग्ज़ाम से पहले मैथ अपने ग्रैंडपा से मिलने आया होता है, पॉप से, और बेबी काफ़ी खुश होती हैं उसके साथ मिलने के लिए कि अपने सारे फ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया है, कि उसने काफ़ी अपने फ्रेंड्स बना ली हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड्स होते हैं। उनमें से डॉग कहता है कि वह मैथ्स का राइवल है। जो गर्ल होती है लेमन, वह कहती है वह उसे पसंद करती है और वह आगे चल के उसकी फ्यूचर वाइफ बनने वाली है, जिसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड होता है। वह फिर से कहता है सच में उसकी वजह से उन लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है, उसके लिए वह भी माफ़ी मांगता है और लेकिन वह चाहता है कि इस तरह से वह हमेशा ही खुश रहे। इधर दिखाया था मार्गरेट होता है जो अपने साथियों के साथ में जा रहा होता है मैथ्स पे अटैक करने के लिए, बिकॉज उससे फाइट करना चाह रहा होता है वह, लेकिन उसके ऊपर स्वाड से अटैक हो जाती है, बिकॉज उसके लिए भी वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। उसके बीच में रैन आ जाता है अटैक करने के लिए। इधर बताया जाता है पास्ट के बारे में, कई साल पहले एक अटैक मतलब एग्जाम हुआ था जिसमें कि एक बंदे ने सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया था एक बार में, जो कि अकेला ही सबको हरा चुका होता है, जिसका नाम मॉर्गन था, जो कि सच में मोस्ट पावरफुल था। वह बंदा कहता वो सच में मैं मैच से अटैक करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या तुम सच में उसे रोकना चाहते हो। वहीं पर पियानो बजाने लगता है कुछ टाइम तक, जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहे होते हैं। कुछ टाइम पियानो बजाता है और फिर उसके बाद में दिखता है कि रैन होता है, उसको लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। इधर बंदा कहता है ठीक है तो अभी हम लोग अटैक कर सकते हैं ना, वैसे भी तुम मतलब डिवाइन विजनरी हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं आखिर एक केवल एक टाइटल ही तो है जिससे कि लोग तुम पर अटैक ना करें, तुम सब थोड़े पावरफुल बन के रहें। लेकिन उसकी नज़रों में ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब यूजलेस टाइटल है, केवल पावर ही सबसे ज़्यादा सबसे आगे रहती है। इसलिए उसके साथ में फाइट के लिए तैयार होता है, एक्साइटेड भी होता है डिवाइन विजनरी के लिए। दो लोग दूसरे से अटैक करते हैं, म्यूजिक से अटैक कर रहा होता है। इधर मैच उसके फ्रेंड्स होते हैं, सारे लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ गेम्स वगैरह भी खेल रहे होते हैं, लेकिन दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही होती है। लेकिन वह सारे रेन के अटैक को डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है और अपने अटैक से रेन को चारों तरफ से घेर लेता है। और रेन देखता है कि उसकी जो मैजिक है, उसकी मतलब जो म्यूजिक था उसी को मैजिक तौर पर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से अब वह फंस चुका है और जहाँ पर कोई मैजिक स्पेल यूज नहीं कर पाएगा, वरना ही सारे एक्सप्लोड हो जाएंगे। वह कहता है ठीक है, वह सच में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, वह बस मैच के साथ कुछ फाइट करना चाहता है, बिकॉज इस सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है कोई बंदा मिलना, बिकॉज मैच है एक ऐसा बंदा है जो कि पावरफुल है लेकिन मैच यूज करना नहीं जानता, इसलिए काफ़ी एक्साइटेड है और वह उससे फाइट करना चाहता है। इसीलिए रैन को उसके रास्ते से हट जाना चाहिए, यही उसके लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज उसको केवल फाइट करना है ना कि कुछ और। लेकिन रैन को ये बात पसंद नहीं आ रही होती कि हाँ वह बंदा जाकर सीधे उससे फाइट करना चाहता है। वह कहता है वह मैस जो कि इतना पावरफुल है, बेसिक मैच यूज़ करना नहीं जानता है, लेकिन वह डिवाइन विजरी बनने के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है और इसीलिए वह मैच का साथ भी देने वाला है। और वैसे भी अब तक तो वह पूरी फाइट में सीरियस ही नहीं हुआ था, सीरियस फाइट तो ले ही नहीं थे, इसीलिए अब वह पूरी पावर के साथ में फाइट करने के लिए तैयार है। इधर सीन चेंज होता है, प्रिंसिपल बताते हैं फेस पर जो लाइनें होती हैं उसके बारे में। जो सिंगल लाइन होती है वो तो नॉर्मल होती है, जिसके पास डबल लाइन होती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने जाते हैं। लेकिन जो बात की जाती है थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन होती है लोगों के ऊपर वह काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। डबल लाइन तो बहुत सारे हैं, लेकिन थर्ड लाइन होती है जो गॉड द्वारा ही खुद मोस्ट पावरफुल बनाया गया वो माना जाता है, इन गॉड की ब्लेसिंग्स मानी जाती हैं, जो कि बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं। इधर दिखाया था रैन के बारे में, जो कि सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थर्ड लाइनर बंदा था, जो कि अभी अपनी फाइट के लिए तैयार होता है मोस्ट पावरफुल अटैक के साथ में, क्योंकि मैच के लिए डिफेंड करने के लिए। इधर मैच होता है जो कि गेम हार गया होता है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है और वहाँ से कहता है अब उसे यहाँ से जाना होगा और भागते हुए चला जाता है स्पीड से। वह कुछ नहीं बल्कि जंगल में भाग रहा होता है, उसके फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है उसके बारे में, लेकिन वह तो वह जंगल में भागते हुए दूर आ जाता है और इसलिए जिससे कि अपना स्पेशल क्रीम पफ किसी और को शेयर ना देने पड़े उसे, इसलिए छुप कर बैठकर खाने लगा। लेकिन कॉन्फिडेंसली मैच भी वहीं पहुँच गया होता है जहाँ पर कि रैन फाइट कर रहा होता है मॉर्गन के साथ में। वह बंदा होता है सोचता सच में उसके ट्रिपल लाइनर के साथ में फाइट होने वाली है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग ये सब कितना ही हार्ड हो सकता है, ये सब एक नॉर्मली होने वाली है उसके लिए, फिर भी रैन उससे नहीं जीत पाएगा। और वह कहता है उसके चारों तरफ जो म्यूजिक है वह उसको वहीं पर ब्लास्ट कर सकता है, तो कोई भी स्पेल यूज करने की ट्राई करेगा तो। लेकिन रैन कहता है कि तुम यहाँ पर जरूर किसी की ऑर्डर से आई होगे, बिकॉज इस तरह से मैच की कंफर्म लोकेशन मिलना और यहाँ पर तुम मैच के बारे में मालूम पड़ना कि वह एक मैजिक यूजर नहीं है, तो सच में तुम्हें किसी ऑर्डर द्वारा यहाँ पर भेजा गया होगा, है ना। लेकिन वह मैच को प्रोटेक्ट के लिए यहाँ पर आया है। मैच भी ये सब देख रहा होता है कि उनकी बैटल स्टार्ट होने वाली है और मैच एक ऑर्डिनरी है जिसके पास मैजिक पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लोगों की तरह, और बल्कि उसने एक अपने डेली रूटीन्स वगैरह करता है जिससे कि वो खुद को पावरफुल बना सके, इसीलिए वह एक मैजिक डिवाइन बनने के लिए काफ़ी अच्छा है।
लेकिन वह बंदा उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है लेकिन यदि तुम यहाँ से चलने की इधर उधर भी कुछ ट्राई करोगे तो वह तुरंत ही अपने म्यूजिक को वहाँ पर ब्लास्ट कर देगा, जिससे वह नहीं बच पाएगा। लेकिन रैन के लिए ये सब तो काफ़ी आसान होता है उसके हिसाब से, यानी मॉर्गन के हिसाब से ये सब काफ़ी यदि आसान होने वाला है उसके लिए, बिकॉज रैन है उसके फंदे में फंसे हुआ है तो वहाँ से वह निकल नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ पर उसे और ज़्यादा फंसाने के लिए अटैक कर देता है, जिससे कि कोई चांस ही नहीं बची रैन के लिए कि वहाँ से निकल पाए। लेकिन रैन कहता है 3 पावर्स का मतलब है कि वह गॉड्स की पावर्स को भी समन कर सकता है। इसीलिए वह एक पावर समन करता है, जिससे एक बहुत बड़ी स्वाड उसके पास में आ जाती है, जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए मॉर्गन के लिए डिफेंसिव साइड में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है और एक अटैक होता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन उस सब अटैक के बाद मैस भी बाहर आता है और उसे कहता है उसके लिए फ़ाइट करने के लिए उसे थैंक्स। लेकिन उसकी बात सुनकर रैन कहता है एक ही बात कि उसे ध्यान रखना होगा फ्यूचर में, बिकॉज वह एक आम बंदा है, यानी मैच यूज करना नहीं जानता है। इसीलिए जब भी वह जाने वाला है अपनी कॉलेज एग्ज़ाम के तौर पर, तो वहाँ पर उसका काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना होने वाला है। उसके लिए उसे ध्यान रखना होगा, काफ़ी सारे लोग होंगे जो उसे नहीं पसंद करेंगे, इसलिए उसे ध्यान रखना चाहिए इसके लिए और तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मॉर्गन भी बच गया होता है इस अटैक से, लेकिन वह अपने साइड करेक्टर दोस्त के लिए या साइड बंदे के प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैस वो फाइट नहीं करेगा, बस नेक्स्ट चांस का वेट करेगा। चांस मिलती ही वह मैस के साथ में फिर से फाइट करने वाला है। इधर सीन चेंज होता है, वे लोग आ गई होती हैं अकेडमी में, अपने रूम में होते हैं तो सोच रहा होता है सभी के लिए गोल्ड कॉइन से डिवाइड करने के लिए, जिससे कि सभी लोग एग्जाम में अब पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन सबकी हालत अलग अलग होती है और सभी लोग अपने अपने डिप्रेशन में होते हैं। और इधर दिखाया था डॉक, जो कि अलग ही साइलेंस पड़ा होता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर। इधर वह अपने फादर के मतलब पॉप के साथ में था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे माफ़ करना, कॉलेज में अकेडमी में सबको पता चल गया तुम्हारे बारे में कि तुम एक मैजिक यूजर नहीं हो, इसलिए वह भी कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए इतने सब कुछ हो गया, मुझे माफ़ करना बेटे। वह कहने लगता नहीं, वह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अकेडमी में जाने के बाद भी और अभी भी जो भी हो रहा है उसके बाद भी लाइफ एंजॉय कर रहा है। उसके पास में स्कूल जाने के बाद कुछ फ्रेंड्स हैं और अभी भी उसके पास में काफ़ी सारे क्रीम पफ्स खाने के लिए तो मिल ही गए हैं ना, इसलिए उसकी लाइफ में कोई भी अब रिग्रेट नहीं बचा है, वो अपनी लाइफ को अभी भी एंजॉय कर रहा है। इन सिचुएशन में भी वह भी बात सुनकर काफ़ी खुश होती है कि हाँ वह काफ़ी खुश है। इधर दिखाते हैं एग्जाम स्टार्ट हो गया होता है, जो कि 3 टाइप बटा होता है। प्रिंसिपल बताते हैं पहला है जो कि कॉइन्स टाइप होने वाला है, जिसमें कि फाइट करके तुम्हें कॉइन्स इकट्ठे करके यहाँ पर आना होगा। जिसके बाद में दूसरा कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें सिलेक्शन राउंड, जिसमें कि जिसके पास में 5 गोल्ड कॉइन होंगे वही सिलेक्शन होकर दूसरे में पहुंच पाएगा। लेकिन अभी जीरो के इंटरफेयर की वजह से 3 कॉइन्स पर कर दिया गया, जिसके बाद 3 कॉइन्स होंगे वह थर्ड राउंड मतलब सेकंड राउंड में पहुंच सकता है, जहाँ पर काफ़ी सारे मैजिक यूजर्स होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। जहाँ पर मॉरन भी आया होता है, बिकॉज इस बार मैच से फाइटिंग के लिए मौका नहीं छोड़ना चाह रहा होता है, इसलिए मैच के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला होता है ये एग्ज़ाम। जब ये जा रहा होता है अरीना में तो उसके पास सामने भाई बंदा आता है ऑडो, और वह कहता है तुम मैजिक यूजर नहीं हो, लेकिन यदि तुम डिवाइन विजनी बन गए तो सच में मैं मान लूँगा कि तुम एक ह्यूमन हो जो कि तुम जीना डिजर्व करते हो। उसकी बात सुनकर अपनी बॉडी दिखाता और कहता ओ काफ़ी ठीक ठाक है, मेरी बॉडी मना नहीं कर रही है, यदि तुम रास्ते से नहीं हटे तो शायद तुम भी बीच में आ सकती हो लोगों से मिलने जाने के लिए। इसी बात सुनकर वह बंदा होता सामने से हट जाता है और मैच सामने से निकल जाता है। जब बारीना में एंट्री मारता है तो सब लोगों के लिए पहले रूमर्स फैले हुए थे कि मैच एक मैजिक यूजर नहीं है, और इसीलिए सब लोग उसके बारे में कह रहे होते हैं कि उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, बिकॉज ये उसकी जगह नहीं है। सारे उसके बारे में डिस्करेस कर रहे होते हैं कि उसकी जो कॉइन्स वगैरह उसने इकट्ठी की हैं वह भी उसके फ्रेंड्स ने यूज इकट्ठी की होंगी, लेकिन उसके लिए ये सबसे कहता है मुझे घर नहीं जाना है। वहाँ पर गर्ल होती है, एंकर वह सबके बारे में बताती है। फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, उसके लिए उन्हें एक आर्टिफिशियल जंगल से गुजरना होगा, यहाँ पर उनको एक की लेनी होगी जिसके बाद ही भी एग्जाम को पास कर पाएंगे। फिन कहता सच में कितना ज़्यादा ईजी है, मैंने कितना हार्ड समझा था, और लेकिन उनका सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर सी वहाँ पर होने वाला है, इसलिए उनको सतर्क रहना होगा। सारे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी मैच के लिए तैयार है ना, बिकॉज वहाँ पर जिन सामना होने वाला कोई आम क्रीचर्स नहीं है। इधर उनके लिए सभी के लिए मैजिक तैयार किया जाता है, और जहाँ पर कि सभी लोग हैं उसके द्वारा देख पाएंगे कि आखिर मैचेस में क्या चल रहा है। लेकिन फिर तो इसके लिए लग कहता है नहीं, मैं अभी तैयार नहीं है। तो एंकर कहता है ठीक है सभी लोग तैयार हैं तो उन सभी को भेज दिया जाए मैच के लिए, जैसे कि वो लोग अपना कंपटीशन स्टार्ट कर सकें। एक मैजिक होती है, उन सभी लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में अलग जगह भेज दिया जाता है, और मैच होता है वह पहुंच गया होता है अलग, और वहाँ एक बंदा पहुंचा होता है जो कि सोचता है कि अब मुझे पहले की लेनी होगी, लेकिन तब उसके पास एक बचर जाकर अटैक कर देता है। वह सोचता है ओ नो मैं ही फंस गया, पहले अटैक करता है मैजिक से, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। एंकर नियम समझाते हुए कहता है
कि यहाँ पर जो भी बचर्स हैं उनके ऊपर कोई भी मैजिक अफेक्ट नहीं करने वाला है। वे सारे मैजिक इम्यून होने वाले हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल बने हैं, इसीलिए तुम लोगों को बस उनसे बचना होगा। लेकिन जो लोग भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे उनको मरने से बचाने के लिए सिस्टम फेड किया, जिससे कि एलिमिनेट होकर वापस अरीना में आ जाएंगे, जिससे कि मरेंगे नहीं। और सारे स्टूडेंट्स होते हैं अभी एमलेसली ही केवल इधर उधर घूम सकते हैं सारे बच्चों से बचने के लिए, और उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जिससे कि वे उनके साथ फाइट कर सकें। इसीलिए वे लोग केवल इधर उधर ही घूम रहे होते हैं। और एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि इस निश्चय पर पहुंचता है कि यहाँ पर जिस टेस्ट का केवल एक ही उद्देश्य है, हमारे ओपोनेंट यदि ज़्यादा पावरफुल होंगे तो हम किस तरह से अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि हम वहाँ से एस्केप कर सकें। यही केवल इसकी सर्जरी लग रहा है, इसीलिए वे लोग निकल पड़। और लेकिन इधर दिखाया जाता है मैस का, जो कि इस बात पर बिल्कुल भी मानता ही नहीं है और इसीलिए किक मार मतलब एक पंच मार देता है एक बचल के, लेकिन उसके जैसे वे काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। सारे लोग अरीना में शॉक रह जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ही बिकॉज वह एक मैजिक से बिल्कुल इम्यून है, इसीलिए वह दोबारा से रिकवर हो जाता है अटैक करने के दोबारा बिल्कुल ठीक। इसे देखकर मैं सोचता है वो लगता है इसके साथ में फाइट करना बिल्कुल ही बेकार है, इसलिए अच्छा तो है भाग ही लें। इसलिए भागने स्टार्ट कर देता है उस बच्चर से बचते हुए। लेकिन अचानक से बहुत छोटा सा सिरिंक हो जाता है और बच्चर वहाँ से भाग जाता है और ढूंढ रहा होता है कि आखिर मैच किधर गायब हो गया। और जो बच्चर होता है उसे नहीं ढूंढ पाता, लेकिन उसे एक आवाज़ आती है इधर आ जाओ। वहाँ एक बंदा होता है जो कि और छोटा होता है, वह कहता है कि बच्चर से उनको मतलब आई साइड इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनके कान काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए हमको इसे सिरिंक होकर रहना होगा, जिसके मैजिक इसलिए सिरिंक करके रख सकता है, इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प करेगा। लेकिन मैं उसे थैंक्स कहता है तो बंदा कहता है हमें पता है ऐसी सिचुएशन में हम दूसरे की हेल्प करके ही कुछ कर सकते हैं। वह भी कहता ठीक है, वह उसे कह रहा होता है एलाई बनाने के लिए, जिससे कि हम लोग एलाई बना के एक साथ में रह सकते हैं। लेकिन ये सब बातें मैथ्स के कहाँ पल्ले पड़ने वाली होती हैं, उसका दिमाग तो ओवरलोड हो रहा होता है। मैं कहता ठीक है हम लोग साथ ही मिलकर काम करेंगे और इसके की हम ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए टीचर ने ऐसा किया होगा जैसे कि की ज़्यादा दूर भी ना हो और हमारे आंखों से बची भी रहे, इसीलिए भी लोग प्लान बनाते हैं कि जो बचल है बस ज़्यादातर की के पास में ही होगा। लेकिन मैथ्स के अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता कि वह बंदा क्या कहना चाहता है। मैं कहता हाँ ठीक है जैसे तुम कहो। वे लोग प्लानिंग भी करते हैं कि वे लोग बचर का पीछा करने वाले हैं, बिकॉज वही एक ऐसा है जो कि की के आसपास में रह रहा होगा। उसका पीछा करते हुए आते हैं लेकिन वे चुप कर, बिकॉज वह काफ़ी आसानी से आवाज़ सुन सकता है, इसीलिए आराम से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मैथ्स गिरने वाला होता है, लेकिन वह रुक जाता है और हंस के दिखा देता है। वे भी काफ़ी शॉक्ड होते हैं। उन्हें एक बलून दिख रहा होता है जो कि काफ़ी अलग दिख रहा होता है, इसलिए वे कहते हैं यही है जिसके अंदर की हो सकती है। कहते हैं हाँ ठीक है। वे लोग छुप कर पहुँच जाते हैं उस बलून के पास में जहाँ एक मशीन द्वारा उसे फुलाया गया होता है। वे कहते हैं क्यों ना हम इससे एक मशीन को निकाल देते हैं, मशीन को ही पहले बंद कर देते हैं, इसके बाद हम मतलब निकाल सकते हैं की को। जैसे मशीन को छूते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा अलार्म सेट होता है, इसी जैसे बच्चा उसका पीछा करने लगता है फिर से, इसलिए भाग जाते हैं। दोबारा से प्लानिंग करते हैं किस तरह से अभी बुझा सकता है। मैथ्स आइडिया देता है क्यों ना हम बलून को ही डिस्ट्रॉय कर दें। वह भी कहता हाँ ठीक है काफ़ी अच्छा आइडिया। दोबारा से बलून के पास पहुंच जाते हैं। मैथ्स से कहता आने के लिए और बलून को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे भी जाता है अटैक करने, लेकिन फिर से अलार्म बजता है और फिर उन्हें भागना पड़ता है। उन्हें पता चलता है कि बलून पर भी अलार्म सेट है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। इसलिए प्लान बनाते हैं कि हम क्यों ना मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर दें, बलून अपने आप ही फट जाएगा। उसकी प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बलून में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है, मशीन से उसकी दिक्कत नहीं है। वे कहते हैं क्या कर सकते हैं हम। तभी मैथ्स के लिए एक आइडिया आता है, उस आइडिया के अकॉर्डिंग ही वे लोग बात करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं जिस तरह का आइडिया था। इसे जो मशीन होती है टूट गई होती है, आधी रह गई थी, इसीलिए उनका आइडिया होता है कि उसके अंदर और हवा भरने के लिए। वह कहता है ठीक है और उसके अंदर मैजिक से और उस बलून को फुलाने लगते हैं। लोग देखते हैं क्या लोग पागल हो गए हैं, इस तरह से बलून और फूल जाएगा ना, क्योंकि फ़र्क पड़ने वाला है इससे। लेकिन इधर मैथ्स चाह रहा होता है जो कि काफ़ी डांस कर रहा होता है। लोग उसकी एक्टिंग देखते हैं और कहते हैं क्या सच में वह तो बस एक डांस कर रहा है, फिर क्या ही कर रहा है। लेकिन मैथ्स की प्लानिंग अलग होती है, इतनी स्पीड से घूमता है कि टॉर्नेडो आ जाता है वहाँ पर। सारे लोग देखकर उसकी पावर को शॉक रह जाते हैं कि एक बिना मैच यूज करने वाले इतना पावरफुल है, जिसकी वजह से बलून और ज़्यादा स्पीड से फूल जाता है और उसके फूटते ही वहाँ से एक की आती है। मैथ्स आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी आवाज़ से बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है। वे लोग भागने लगते हैं। फिन होता है इधर डरा हुआ होता है, सारे लोगों ने लगभग की ले ली होती है और फिन अभी बैठा होता है जिससे कि उसके पास में की नहीं मिली होती है। वह सोच रहा की लेने के बारे में आखिर कैसे उसे की मिल सकती है। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि डॉग होता है और वह कहता है हे चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इस टेस्ट को पास करने में, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे से ज़्यादा ब्लड कर रहा उसको रोकने में। और तभी इधर दिखाया था मैथ्स और वे लोग काफ़ी खुश होते हैं मिशन कंप्लीट होने के बाद। मैथ्स कहता तुम्हारी इतनी परफॉर्मेंस की वजह से कि तुम रख लो,
लेकिन वह बंदा उसे मना करता है और कहता नहीं, एक ही तुम्हें रखनी चाहिए, बिकॉज एक बंदा जो मैजिक यूज करना नहीं जानता है। मैंने सोचा आखिर वह कैसा ही होगा, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर पता चला तुम सच में बहुत काइंड हो, इसीलिए इस मैच का जरूरी कोई काम डाउन होगा। तुम अभी की अभी निकल जाना चाहिए इस की को लेकर, जिससे कि तुम टेस्ट को पास कर सको। और हाँ, थैंक यू, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुमसे मिलने के बाद, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड हो। मैच भी उसकी बात मानता, उसे थैंक्स कहता है सीनियर, और कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तब उसकी आँख से एक ब्लीडिंग होने लगती है। वहाँ एक बंदा आता है जो कि सीनियर होता है, और वह उसे देखकर कहता मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, इसीलिए उसने पहले ही मैच को यहाँ से भेज दिया की लेकर, जिससे कि वह टेस्ट पास कर सके। अब अकेले ही बचा जिससे कि तुम्हें सामना करना होगा। सारे अपोनेंट्स होती हैं आ गई होती हैं अपनी की लेकर। मैच भी वहाँ पहुँच गया होता है, जहाँ उसके टीममेट्स भी पड़े होते हैं। वे कहते सब लोगों की की मिल गई, और मैच तुम्हें तो बिना मैजिक यूज किए ही तुमने भी की ले ली। वह कहता हाँ, एक सीनियर ने हेल्प की थी उसकी, जिसकी जैसी वह भी की लेने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा, थैंक्स उस सीनियर का। लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बाद दोबारा से खोलते हैं, जहाँ से वह सीनियर बाहर निकल के आया होता है, जो कि काफ़ी ब्लीडिंग कर रहा होता है। उसे देखकर मैं शॉक रह जाता है, और वहीं बंदा गिर जाता है। वह सीनियर भी पीछे से आ जाता है जो कि उसको इंजर्ड किया था, और वो उसे एक वीकलिंग बनाता है कि वीकलिंग होने की वजह से उसको पास कोई भी हक नहीं कि वो उसको वापस बोल सके कुछ भी। लेकिन मैच उसकी बात से कहता है हे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम कह रहे हो, उसके सीनियर को अभी कभी जाने दो, इसलिए वो उसे वरना उसे स्मैश कर देगा। वह बंदा होता है वहाँ से सीधा चला जाता है, दूसरी तरफ वहाँ से एक गिलास वाटर लेके आता है और सीधा लाकर मैच के चेहरे पर डाल देता है। लेकिन वह देखता है कि वह तो काफ़ी स्लो हो गया है, मतलब मैच वहाँ से पानी लेता है, प्रोटीन शेक बनाने लगता है और आराम से शेक करके उसे पीने लगता है, और कहता है वीकलिंग कहीं का, यानी वह उसको वीक बुला रहा होता है उसके सामने, जो कि कुछ नहीं कर सकता है। वह ये बात सुनकर गुस्से में आता है, लेकिन एंकर कहती है हे, अपनी फाइट को थोड़ा बचा के रखो, फाइनल राउंड केवल फाइट के लिए होने वाला है। इसीलिए उनको सभी को 3 कलर्स के क्रिस्टल दिए जाते हैं, जिसमें कि 3 टीमों में बांट दिया जाता है। उन टीमों को केवल एक ही काम होता है, अपने अपने क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना होगा, जिससे कि जिसका भी क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वह उस यहाँ से अनक्वालिफाइड हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों को अपने अपने क्रिस्टल को बचा के रखना होगा। लेकिन उन सारे रूल्स होते हैं वह कोई भी पल्ले नहीं पड़ रहे होते हैं, यानी मैच के सारे सिर के ऊपर से जा रहा होता है। तो डॉग कहता है हे, रूल सेम है, दूसरे लोगों के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करो, अपने को सेव करो। सोचता है मेरा क्रिस्टल जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज वह सबसे ज़्यादा वीक है अपनी टीम में। लेकिन मैच सच में हार जाएगा यदि उसके क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो गया तो। लेकिन मैच तो पहले से अपना डिस्ट्रॉय कर चुका होता है क्रिस्टल। देखा डॉग का भी क्रिस्टल होता है डिस्ट्रॉय हो गया होता है। वे देखकर शौक रह जाता है कि आखिर हम क्या करने वाले हैं। वे लोग तो वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन तभी दोनों कहते हैं कि उसके क्रिस्टल को बचाने के लिए 100% अपना देने वाले, तो डोंट वरी। लेकिन उनका खुद के क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया उसके बारे में। अरे छोड़ो उसके बारे में। इधर दिखाया था नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया होता है, सब लोगों को भेज दिया जाता है। और इधर दिखाया था जब फिर टेलीपोर्ट होकर जगह आता है तो पता चलता है कि वह अकेला ही टेलीपोर्ट हुआ है, यानी उसके सारे टीममेट्स होती हैं अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट्स हुए हैं। इसलिए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात है। और सब लोग सोच रही होती हैं कि जल्द से हमें फिन को ढूंढना होगा बिकॉज उसके पास में क्रिस्टल है, ये सबसे अच्छा है। लेंस जा रहा होता है, सोच रहा होता है सच में इस तरह से किसी और से ना मिले तो बढ़िया, और वैसे उसको अपनी टीम से अलग दूसरी टीम में भेज दिया गया है। देखा फिन जा रहा होता है क्रिस्टल को लेकर, सोच रहा होता है मुझे किसी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना होगा किसी भी हाथ में। इधर दिखाया था एक बंदा बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, जिसके पास में कपाचो होता है, जिसने कि उसको इतना इंजर्ड किया होता है। और वह कहता तुम जैसा नेमलेस कैरेक्टर यहाँ पर ये जगह बिल्कुल भी पर्दी नहीं है तुम। और दिखाया था उसके जो शोल्डर होता है उसमें एक नाइफ लगा होता है, जिसकी वजह से दूसरा नीचे पड़ा हुआ बंदा और ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा होता है, यानी अपने ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन दूसरे पर अटैक हो रहा होता है। वे कहता है तुम जैसा नेमलेस बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है, तुम्हें तो यहाँ पर डिजर्व भी नहीं करती हो। उसके क्रिस्टल को वहीं क्रश कर देता है और कहता है तुम यही डिजर्व करते हो मेरे हाथों से मरना, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वहीं पर डर गया होता है, सोच रहा होता है कि वह कपाचू को बिल्कुल ही ना मिल जाए, इसलिए अपने आप की सारी एनर्जी सील कर लेता है और अपने आप को भी छुपाने लगता है। लेकिन ये किसी काम का नहीं। पीछे से कपाचू आ जाता है और कहता है हे तुम है ना, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ क्या। उसे देखकर वह इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वहीं पर भीख मांगने लगता है अपने कि मुझे छोड़ दो, जान बचाने के लिए अपनी उनसे कह रहा होता है। कपाचो कहता है हे क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम फेन हो ना, है ना, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम में मैंने तुम्हें देखा, तुम सबसे ज़्यादा वीक हो, है ना, लेकिन तुम वहाँ से बच कैसे गए। तुम तो वहाँ पर केवल मरने वाले, और तुम इस तरह से मतलब कॉलेज में तुमने एडमिशन भी कैसे ले लिया, अकेडमी में तुम जैसा वीक बंदा भी एडमिशन ले सकता है क्या। वो इस तरह से उसका मजाक बना रहा होता है एक तौर से। तो वह कह रहा होता ठीक है चलो अभी तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा यदि तुम वह क्रिस्टल हो मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुमको जाने दे सकता हूँ। वैसे तुम इतने वीक हो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो मेरे हाथों मरना या फिर मुझसे फाइट करना। मैस के बारे में सोचता है प्रिंस और कहता है कि नहीं वह उसको ऐसे नहीं दे सकता। मैस के पास केवल यही एक इकलौती आशा बची है जिसकी वजह से कि वह जीत सकता है, इसीलिए वह उसको इस तरह से हवाले कैसे कर सकता है। और
फाइट करने के बजाय मतलब उसे देने के बजाय वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वह अपने आप अटैक करता है, जिसकी वजह से फिर वहीं पर गिर जाता है। बिकॉज वह अपने ऊपर अटैक जो करता है उसका जो डैमेज होता है दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकता है, इसीलिए फिन वहीं पर गिर गया होता है। जिसे देखता है वह और कहता है, तुम जैसा बंदा सबसे ज़्यादा पूरे अकेडमी में वीक है, सबसे वीक बंदा मुझसे फाइट करने की सोच भी कह सकता है। अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने डिजर्व भी करते हो, तुम्हें अभी के अभी क्रिस्टल दे देने चाहिए, जिससे कि तुम ज़्यादा पेन सर्व ना करो, वरना तुम उस नेमलेस करेक्टर येलो करेक्टर की तरह ही मारे जाने वाले हो। लेकिन फिन सोच रहा होता है कि उसको केवल मैच के लिए जितने देर हो सकता है उतना सर्वाइव करना होगा, जिससे कि उसके आने के बाद वही क्रिस्टल उसे दे सके। इधर दिखाया जाता है बंदा मुरूर होता है, जिया रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कैसे इस तरह का ही चैलेंज होने वाला है, जहाँ एक बंदा जिसके पास पावर्स नहीं है, दूसरे जो कि टॉप क्लास मतलब स्टूडेंट है जो कि ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है, और तीसरा कपाचो जो कि सच में एकदम अलग ही लेवल का बंदा है। कपाचो है जिसके पास में सच में ओवर लिमिट पावर है, इसके बारे में भी जानता है। यानी वह बंदा जो कि लेजेंडरी तौर पर जाना जाता है, जन्म से ही उसकी पावर्स की लिमिट नहीं मानी जाती है, वह बंदा यहाँ पर है। तीनों के बारे में सोच रहा होता है, गॉड को प्रे करता है, थैंक गॉड कि आखिर उसको कुछ स्ट्रॉन्ग लोग मिल गए हैं जिसके साथ वो फाइट कर सकता है। यानी इस बंदे को सिर्फ पियानो और फाइट के अलावा कुछ पसंद ही नहीं, ये दो चीज़ें इसकी लाइफ है। इधर दिखाया जाता है कपाचो कह रहा होता है फिन से कि उसको अभी की अभी दे देना चाहिए, वरना भाभी मारा ही जाने वाला है, इसीलिए ज़्यादा मतलब मरने से अच्छा है क्रिस्टल दे दे। अगर तुम किसके लिए इस क्रिस्टल को बचा कर रखना चाहते हो, क्यों आखिर वह उससे मतलब फाइट बैट कर रहा है, उसे इतना वीक होने के बाद भी उसे पूछ रहा होता है कि आखिर क्यों क्रिस्टल को उसे नहीं देना चाह रहा है, मैं मरने वाला तब भी। लेकिन फिन कहता है ठीक है, और ये कहकर एक मैजिक यूज करने लगता है। कपाचो ऊपर देखता है लेकिन ऊपर कुछ नहीं होता है, और यही मौका देखकर वो वहाँ से चला गया होता है, यानी वह एक ब्लफ होता है। बस सोचने लगता है सच में तुम कितने दूर मुझसे बाज कर जा सकती हो, मैं भी देखता हूँ, और ये कर उसका पीछा करने लगता है। फिर बस वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है और सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर के चला जाता है। इधर कपाचो होता है, वह उसे रुकने के कहता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, बस येलो वाले जो बंदा था नेमलेस कैरेक्टर उसकी जगह पर। लेकिन फिन्स होता है स्पीड से जा रहा होता है और सोचता है चलो मैं थोड़ी सी तुम्हें थोड़ी देर के लिए और लाइफ दे देता हूँ। लेकिन फिर तो केले की बात सोच रहा होता है मैस को ढूंढने के लिए, जिससे कि वह इस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अचानक से उसके पैर में चोट लगती है और फिर से वहीं गिर जाता है और क्रिस्टल को बचा लेता है, जो कि केवल कपाचो कर रहा होता है और कहता है तुम्हें पता है ना, मैंने इस तरह से तुम्हें क्रिपल तो कर ही दिया है, और तुम अभी सोच रहे हो कि तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो, तो तुम्हें पता चल गई होगी तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। फिर भी सोच रहा होता है कि बस थोड़ा सा और टाइम यदि वे खींच लेगा तो अच्छा ही है। लेकिन कपाचो कहता है कि यदि तुम अभी क्रिस्टल नहीं देना चाहते तो ठीक है। ये कहकर अपनी चेस्ट में बहुत सारी बार नाइफ मार लेता है, जिससे कि फिर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। सारे लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या आखिर ये तो कितनी ज़्यादा क्रूअल्टी है। फिर अभी भी उसको देने से मना कर रहा होता है, लेकिन तभी कपाचो कहता है हे क्या मैं इसको भी काट लूँ, यानी अपनी गर्दन काटने की बात कर रहा है, जिससे लोग सोचते हैं वह तो मारा जाएगा। उससे पहले मैस आता है और उसके सिर को दीवार में मार देता है और कहता है तुम बकवास बंद करो। लेकिन देखता है तो उसके सिर से ब्लीडिंग हो रही होती है। कपाचो एक्सप्लेन करने लगता है मैस के लिए कि आखिर किस तरह से उसकी पावर्स काम करती हैं, किस तरह से डैमेज, लेकिन वह उसे रोकते हुए कहता है ये बकवास बंद होगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कहकर आंखों से अटैक करता है। लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि अटैक उसके ऊपर ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इससे मैस के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह कहने लगता है कि मेरे ऊपर जो भी अटैक होने वाले तुम्हारे ऊपर होने वाले हैं, जैसे कि तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। एक अपने पैर में मारता है, जैसे कि मैस के पैर में अटैक लगा होता है, चोट लगी होती है। वह कहता है अपने अपोनेंट के ऊपर अपने मैजिक को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी हील मतलब उसके जख्म तो तुरंत ही हील हो जाएंगे, इसीलिए सब यूजलेस है उसके लिए मेरे सामने फाइट करना। और वह कहता है फिन के बारे में कि फिन वह भी बिल्कुल ही यूजलेस है तुम्हारी तरह ही, उन दोनों के अंतर ही नहीं है, और बल्कि उसका जो ब्रदर था वह भी केवल एक स्टेप आगे ही था। इसलिए तुम्हें कोई मतलब मेरे सामने फाइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और तुम्हें अभी कभी हार मान लेनी चाहिए। और ये कहकर अपनी चेस्ट में कई बार नाइफ को मारने लगता है। इधर फिन होता है, वह देख रहा होता है ये सब कि आखिर किस तरह से मैस से इंजर्ड हो रहा है। वह पीछे की तरफ तू चला जाता है, लेकिन वह फिर को अपने आप समार का पंच मारता है, जो कि ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है मैस मतलब। कपाचो फिर से कहता है तुम्हारी अटैक किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अटैक करता है, बार बार अटैक करता है। उसके ऊपर दोबारा अटैक आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बार बार अटैक कर रहा होता है। वह कहता है कि अगर तुम करना क्या चाहते हो, इस तरह से तुम्हारी अटैक है केवल यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है। मैस मतलब फिर जो कि वहाँ पढ़ा है वह भी यूजलेस है अपने ब्रदर की तरह ही, जैसे कि वे केवल एक कदम आगे, लेकिन सारी यूजलेस है। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिर भी यहाँ पर आ गया है, और अभी भी तुम भी सेम कर रही हो। मैस भी सेम कहता हाँ मैं इस बात से मानता हूँ, फिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है पूरी अकेडमी में, यहाँ पर जो भी आया उसकी वजह से ही आया, यानी मैं इसका साथ देगा, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हो, कह सकती हो। सारे लोग देख रहे होते हैं, इधर मैस भी देख रहा मतलब फिन भी देख रहा होता है। मैस कहता है तो अभी तुम्हारा बहुत हो गया, ये कहकर अपनी ओवर पावर पंच तैयार करता है, हिट करता है। उसका सारा
मतलब डैमेज उसके ऊपर ही आ रहा होता है, लेकिन फिर वो हिट कर रहा होता है। लेकिन कपाचो समझ जाता है कि वह बस उसके जो कैपेसिटी है, इन्विंसिबिलिटी है, उसकी बस ओवर पावर करना चाहता है कि आखिर वह कितनी ज़्यादा पेन को सह सकता है, इसलिए तुम कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं। उसके पीछे जो स्टैचू है वह इसके सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उस पर इतने अटैक के बाद एक क्रैक भी दिख रहा होता है, यानी इतनी ज़्यादा उसकी पेन की जो हद होती है वह उसकी निकलती जा रही, ख़त्म होती जा रही होती है। लेकिन कपाचो कहता है वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितनी अटैक कर लो, लेकिन तुम अपनी हद तो पहले ही खो दोगे। लेकिन अचानक से स्टैचू उधर चिल्लाने लगता है उसके एक पंच के साथ में। कपाचो ये बात देखकर शॉक रह जाता है और मैस कहता है चलो तुम्हारा अब काम खत्म होने वाला है, तुम्हारी इन्विंसिबिलिटी की जो लिमिट है वह जल्दी तुम्हारे पास आने वाली है, समझिए ना। लेकिन वह कहने तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से तुमने मेरे स्टैचू पर क्रैक्स ला दिए तो क्या तुम जीत जाओगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, मेरी पावर्स की तो लिमिट यहाँ ख़त्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू हुई है। इसे दिखाया जाता है जो स्टैचू होता है उसकी आँख भी अब दिख रही होती है, चमक रही होती है, और अभी वह काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड होता जा रहा होता है और वह एक मॉन्स्टर नर्स में बदल जाता है। काफ़ी सारे इंजेक्शंस होते हैं, उनसे अटैक करने लगता है। मैस वहाँ से डॉज करके भाग रहा होता है और वह उसको मतलब अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहता है, बिकॉज उसको एक ऐसा अपोनेंट मिला है जो कि उसके साथ में फाइट करने लायक है, इसलिए उसके साथ में बैरियर बना के रोक देता है। लेकिन वह अपने पास से एक स्टिक निकालता है जो कि काफ़ी भारी होती है और इसको बीच में से चीर कर बना लेता है एक टेनिस बैट। इस तरह से भी हिट करना स्टार्ट करता है और सारे अटैक्स को उसके ऊपर वापस भेजता रहता है, जिससे सारे अटैक होते हैं जाकर उसी स्टैचू को दोबारा से लग रहे होते हैं और वह दर से चिल्ला रहा होता है। अन्य स्टैचू की भी तो एक लिमिट है ही, जिसकी वजह से वह वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब जो कपाचो उसके सामने बचा है एक नॉर्मल गाय होता है, उसके ऊपर जैसे ही उस बैट से अटैक करता है वह वहीं की ब्लीडिंग होकर वहीं पड़ रहता है और कहता है सच में। आगे सारे लोग भी देखकर शौक रह जाते हैं कपाचो हार चुका है। और मार्शल फिन को देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच, जो उसके लिए इतने टाइम तक वह इतना दर्द सहता रहा और ये सब सहते हुए रुका रहा है। वह जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। इधर कपाचो सोचने लगता है ये पेन है जो कि उसको पहली बार महसूस हो रहा है कि सच में पेन ऐसा होता है, इतना डरावना होता है। सच में फिन ने तो इतने टाइम तक उतना दर्द सहा था, तो आखिर वह इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे माना जा सकता है? वह तो उससे ज़्यादा भी पावरफुल है जो इतने पेन को अब तक वह सहता रहा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इस पर अच्छा सपोर्ट करो जिससे कि हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय, सायोनारा।